नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याग्राम स्टेट एग्जाम पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर होगी? एक बार सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया मुझे दे दें और ये बता दें कि क्या मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पहले क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि आज से हमारी एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है और इस श्रृंखला के साथ आप सभी लोगों के सपनों की भी ये श्रृंखला होगी, जहां पर हम और आप मिल करके एक ऐसे कंटेंट को पढ़ेंगे जहां पर पहले हम उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे। 2-3 दिन बाद क्लास लाइव हो रही है, तो इसलिए आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। और बहुत सारे विद्यार्थी जो इस क्लास से जुड़ करके अपने सपनों को देख रहे होंगे, उन सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि बस मन लगा करके पढ़ाई करिए। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में यदि चुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब बेकार हो जाओगे। अभी तक जो हुई भूले हों उन सब का समाधान हो जाने दो। सब समझौते मरे पड़े हैं, उन सब का पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तौलो, शोले भरो निगाहों में। आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी आज पढ़ाई की सीमा रेखा तोड़ो और आगे बढ़ जयनात करो। अपने माता पिता का खोया हुआ सम्मान तुम आबाद करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। आप सभी लोगों का स्वागत है। पहला टॉपिक है आपका भारत और उसके पड़ोसी देश। इसमें आप सभी लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही शानदार सी थ्योरी का मतलब पहले आपको जैसे कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो उसके थ्योरी, जिसमें आप सभी लोग अपने कंटेंट को देख पाते हैं। फिर इसी के आधार पर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा। इन एमसीक्यू क्वेश्चंस में कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। इन सवालों के आधार पर आप देखेंगे कि कैसे नए प्रश्न भी मैंने बनाए हैं और नए प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी लोगों के, या पहली साथियों स्लाइड खोल रहा हूं आपके सामने। एक बार आप सभी से निवेदन है, पहली क्लास है तो शेयर जितना हो सके आप कर दीजिएगा। पहला पॉइंट है या टॉपिक है साथियों, भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण दक्षिण एशिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आप सभी लोगों को पता है भारत जो है वो साथियों दक्षिण एशियाई देशों में गिना जाता है और इसकी स्थिति के अनुसार जिस लोकेशन में पड़ता है वहां पर आप सभी लोग देख पाते हैं कि इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसकी कुल स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो लगभग 15,000 साथियों 106 किलोमीटर के करीब करीब पड़ती है। यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इसकी कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,106.7 किलोमीटर के करीब है। भारत के पड़ोसी देशों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। इनमें आप सभी लोग देखेंगे कि 7 आपको स्थलीय सीमा से टच हो रहे देश होंगे और 2 ऐसे देश होंगे जो आपकी जलीय सीमा से टच हो रहे होंगे। तो आप सभी लोग ऐसे बना लीजिएगा कि जो स्थलीय सीमा से लग रहे देश होते हैं, स्थलीय सीमा से लग रहे देश होते हैं उनकी संख्या 7, और जो समुद्री सीमा से लग रहे देश होते हैं उनकी सीमाएं आप सभी लोगों को याद रखना है कि भैया वो देश जो हैं वो 2 हैं। अब आप इन्हीं देश के मैप्स के आधार पर भारत के पड़ोसी देशों का जितना भी कंटेंट है, जिन भी कॉन्सेप्ट के आधार पर चीजें आप समझते हैं उनको आप देखेंगे। तो फिलहाल आप चलते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। पहले एक टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए, भारत का पड़ोसी देशों का जो छोटा सा ज्योग्राफिकल मैप है, उसके बाद उससे आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं। भारत के पड़ोसी देशों की जो सूची है तो अगर आप भौगोलिक स्थिति के आधार पर देखें तो आप सभी को पता है भारत के, आप सभी लोग जानते हैं, साथ में लगी हुई सीमाएं पाकिस्तान की हैं। अफगानिस्तान से सीमाएं जो हैं अब वो टच नहीं होती, क्योंकि पीओके का क्षेत्र जो है वो अब साथियों हमारा नहीं रहा है, वो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जो 106 किलोमीटर की साथियों सीमा लगती है डूरंड रेखा से टच होती हुई, वो अलग हो गई है। फिलहाल हम इन सब चीजों को आप सभी के सामने एक ट्रिक के माध्यम से रखेंगे, आप सभी लोग इसको आराम से पढ़ पाएंगे। इस ट्रिक में भारत को 9 पड़ोसी देशों के साथ साथियों अपनी सीमाएं साझा करते हुए देखेंगे। ये सीमाएं जल और साथियों भूमि दोनों से लगती हैं। सीमाएं साझा करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई गई है जिसको हम बचपन में एमबीए के नाम से याद कर सकते हैं। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों को बा से बांग्लादेश को याद कर लेना है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा भी साझा होती है 4,096 किलोमीटर की। फिर इसके बाद अगर हम बात करें चा से, तो आप सभी लोगों को चीन से भारत की सीमा जो है वो साझा होती हुई दिखेगी। पास से साथियों पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा जो है वो साझा होती हुई दिखेगी, और ना से भारत के साथ नेपाल की सीमा साझा होती दिखेगी। ये नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा
उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो यूपी पुलिस के साथ आपका एक प्रश्न ये भी तैयार हो जाएगा। एम को यहां यानी मे को साइलेंट कर लेंगे साथियों। इसके बाद अगर हम एम से बात करें तो यहां पर आपका एम से म्यांमार आ जाएगा, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बी से बात करें तो बी से आपका साथियों ध्यान रखना कौन सा आ जाएगा भाई, भूटान आ जाएगा। तो इसको आप आराम से याद कर लेंगे। भूटान के साथ भारत की सीमाएं साझा होती हैं। और यदि हम बात करें लास्ट में ए से तो आप सभी का अफगानिस्तान, जिसके साथ भारत की सीमाएं सबसे छोटी साझा होती हैं। लेकिन आप भी जानते होंगे ये जो सीमा साझा होती है वो डूरंड लाइन से होती है, और ये डूरंड लाइन जो 106 किलोमीटर के करीब की है, ये साथियों ध्यान रखना अब पीओके का हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो अब इससे साथियों भारत की सीमाएं जो हैं वो आपको अलग होती दिख जाएंगी। खैर, आपने ये ट्रिक समझ रखी है। तो अब आप इन जो देशों का ये मैप देख रहे हैं या जो इन देशों के नाम आपने देखे हैं, इन्हीं के आधार पर आप सभी लोगों को साथियों एक एक देश के साथ भारत की किन किन राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं, साथ में उसका स्टैटिक क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपके प्रश्न बनते हैं, तो वो सब आपको मैं कराने वाला हूं। फिलहाल आप सभी लोग पहले ये समझ लीजिए कि भारत के साथ 9 पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो सीमाएं आपने पढ़ी हैं ये सब की सब स्थलीय सीमाएं हैं, मतलब स्थल से इसकी सीमा जो है वो साथियों लगती है, ध्यान रखना। तो आप सभी लोग इसको आराम से साथियों ध्यान रखना। अब आपके 2 बचे जल सीमा से, या आप सभी लोग कह सकते हैं जिनकी समुद्री सीमाएं लगती हैं, वो 2 राज्य कौन से हैं। तो समुद्री सीमा से भारत के 2 पड़ोसी राज्य जो 2 पड़ोसी देश जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक तो श्रीलंका है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में एडम्स बीच से जुड़ा है। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों, दूसरा है आप सभी के सामने मालदीव। तो इसको भी आप आराम से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहां तक अगर कोई भी आपके मन में संदेह हो तो आप बता सकते हैं। अब हम एक एक देश के मैप पर आ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को सेट करते हैं। सबसे बड़ी चीज भारत के पड़ोसी राज्यों को याद करना, क्योंकि आपने अभी पीछे पेपर देखा होगा आपका जो हुआ था होमगार्ड का, उसमें भी ऐसे ही कुछ सवाल जो हैं वो देखने को हमें मिले थे। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगी। फिलहाल आप सभी लोग सबसे पहले एक तरीके से देश का नाम लिखिए बांग्लादेश। आप सभी लोग जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूं ये समझ लीजिएगा कि ये आपके पेड बैचेस के नोट्स हैं। साथियों ध्यान रखना, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है 4096.7। एक एक पॉइंट को याद करना है। अगर आपसे यहां पर 0.6 भी दे दे तो आप उसको काट सकें, ऐसा कंटेंट होना चाहिए, ये याद रखना। तो आप सभी लोग आराम से इसको याद कर लेंगे, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा। अब एक बात आती है, सर ये बांग्लादेश नामक देश जो है वो कब बना था? 1971 में। इसके पहले तो ये पूर्वी पाकिस्तान था। आप सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए भारत ने ऑपरेशन मुक्ति संग्राम चलाया था। उस संग्राम को साथियों हमारे भारत की सेनाओं ने बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए, जितवाने के लिए भारत में खुद भी साथियों इमरजेंसी जैसी घटनाओं को एक तरीके से किया गया, मतलब आपातकाल भारत में चालू हो गया। वो सारी कंडीशन होने के बाद ये बांग्लादेश बना था। हालांकि कई सारे विवाद बांग्लादेश को लेकर के अभी भी हमारे चल रहे हैं, जैसे तीस्ता नदी जल विवाद, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उन सब चीजों को हम मतलब सॉल्व करते बढ़ेंगे। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, आप सभी लोग इसको आराम से याद करेंगे। भाई इसकी आप सभी लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि किन किन राज्यों से इसकी सीमाएं साझा होती हैं। अब अगर आप बांग्लादेश को देखें ऐसे मैप पर तो आप एक थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कहां से, क्योंकि बांग्लादेश जो है इसको हम सभी लोग पहले क्या बोलते थे भाई? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे कि नहीं? 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। ये जो बांग्लादेश है ये पहले बंगाल का ही एक भाग हुआ करता था। जब 1947 में भारत का बंटवारा किया गया तो उस बंटवारे में इसको अलग करके पूर्वी पाकिस्तान नाम दे दिया गया था। फिर 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन गया, तो उसके बाद इसकी स्थिति बदल गई। अब जरा देखना, ये तो तय है इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल के साथ लगेंगी, क्योंकि बंगाल का एक हिस्सा ही है। अगर हम बात करें इसके पड़ोसी राज्यों में तो आप मैप के आधार पर जाएंगे तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इससे सीमाएं लगती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं इसके सवाल कराऊंगा, आराम से याद होते चले जाएंगे। आप चिंता मत करना, बस 2 मिनट का समय दीजिए। फिर अभी एक टॉपिक, ये जो पड़ोसी देश की 7 सीमाएं हैं, इनको याद करने के बाद अभी क्वेश्चंस भी कराने हैं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक इसी का चालू करेंगे, क्योंकि आप अभी भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनके सिर्फ एक ही पार्ट को पढ़ रहे हैं। अभी 10 ऐसे पार्ट हैं। स्टेट की बात करें यानी देश की बात करें तो चाइना को आप याद रखेंगे।
सीमा की बात करेंगे तो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। अगर हम संबंधित राज्य की बात करें तो आप सभी लोग याद रखना, लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, आप सभी को याद रखना है, इसके साथ सीमा साझा होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। अच्छा, एक बात याद करो जरा, पीछे अभी बांग्लादेश को आपने पढ़ा था, बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमाएं साझा हुई थी? 5 राज्यों की, याद है ना? तो आराम से वैसे ही याद रखना, इसके साथ एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्यों की सीमाएं साझा होती हैं। ये हमारा पड़ोसी देश चाइना है। चाइना की स्थिति को आप सभी लोग समझने के लिए एक शब्द से याद रखना कि भारत को हमेशा इससे व्यापार घाटा होता आ रहा है। ये आप ध्यान रखना, मतलब भारत का व्यापार घाटा अगर आप देखें तो चाइना के साथ भयंकर तरीके से चल रहा है। चाइना यदि 100 रुपए की चीज हमारे देश को बेचता है तो हम उसे केवल बदले में 10 रुपए की ही चीज बेच पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आपको दिखेगा। फिलहाल कोई बात नहीं, आराम से याद करेंगे एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए। फिर हम बात करेंगे अगले देश जिसका नाम है पाकिस्तान। देखो, नाम में ही साथियों एक तरीके से फीलिंग उल्टी आने लगती है ना, तो वैसा ही देश है, इसको ज्यादा भाव नहीं देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इसकी सीमाएं जो हैं वो 3 तिकड़म वाली होती हैं। बस इतना ध्यान रखना, 3323 किलोमीटर, बीच में साथियों कहीं ना कहीं ये 2 आ गया है, तो इस 2 से याद रखना, भारत की और पाकिस्तान के बीच की 2 ट्रेनें बस याद रहेंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कितने राज्यों से और कौन कौन सी सीमाएं साझा होती हैं। तो गुजरात से, राजस्थान से और पंजाब से, ये आपके 3 राज्य हो जाएंगे। फिर यूनियन टेरिटरी आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी कुल मिलाकर के आपको इसके साथ केंद्र और साथियों ध्यान रखना राज्यों की सीमाएं मिलाकर 5 से सीमा साझा होती है। इस बात को आपको समझना होगा कि सीमाएं किससे कितनी साझा होती हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो मेन यहीं से बनता है। ये ध्यान रखना, अगर आपको इस मैप में कोई दिक्कत हो तो मैप से आप मुझे बता सकते हैं कि सर मैप समझ में नहीं आता, फिर मैं आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड मैप पूरा खोल करके बता दूंगा, क्योंकि मैप क्या, जब जुड़ते जाते हैं ना कि ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं तो वैसे ही याद हो जाएगा। वैसे इस बात को आप ध्यान रखना कि हमेशा भारत को डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे ही इसके साथियों इतिहास को आप पढ़ने जाएंगे तो 1948 में भारत से युद्ध, इसके बाद 1965 में भारत से युद्ध, इसके बाद 1971 में भारत से युद्ध और 1999 में भारत से युद्ध। ये खुले ऐसे युद्ध हैं जिनमें भारत और पाकिस्तान आपस में लड़े थे और इन चारों युद्धों में परिणाम एक ही रहा और वो रहा पाकिस्तान की हार। तो बस इतना ध्यान रखना, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे हम सिंहों की खामोशी को, हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है और हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। दुनिया के सरपंच हमारे थानेदार नहीं लगते, भारत की प्रभुसत्ता के कोई ठेकेदार नहीं लगते और तीर तनी कमानों वाले जिस दिन हम छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से एक निवेदन है, देखो असफलता उन्हीं को मिलती है जिनको सफलता के रास्ते नहीं पता होते। यदि आपने हमसे पढ़ा है, यदि आपको हमारे साथियों कंटेंट पे भरोसा है, तो बस एक ही चीज कहूंगा कि विश्वास के साथ आप लग जाइए। अगले जो बचे हुए दिन हैं उनमें जो आपका सिलेबस है, मैं ऐसा नहीं कि आपको उल जलूल का कुछ भी टॉपिक उठाया पढ़ा दिया, आप उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का जो ऑफिशियल सिलेबस है, आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसका यदि ऑफिशियल सिलेबस देखें, जहां पर आप सभी लोगों को साथियों जीएस दिख जाए, यानी जीके जीएस जो है वो दिख जाए, उसमें आपके जितने भी टॉपिक हैं अगले 17 दिन 17 मैराथन में मैं आपको डिटेल से कराने वाला हूं। 17 दिन 17 मैराथन, और इन मैराथन में आप सभी लोग ध्यान रखना कि सुबह साथियों 8 बजे से 10 बजे की जो ये क्लास है, इसमें आपको सबसे पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है इसके बाहर आप एक भी सवाल निकाल कर दिखाना। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यदि उस पेपर में कोई भी बच्चा सवाल कर रहा होगा तो उनमें से एक आप होगे, नहीं तो पेपर ऐसा बना देगा कि बताओ भारत और पाकिस्तान के बीच में खोदा गया पहला गड्ढा कौन सा था। अब इसके बारे में तो हम ब्रह्मा तो नहीं है ना, तो भगवान ब्रह्मा जैसा हमारे पास दिव्य ज्ञान है कि हम आपको बताएं पहला गड्ढा कब खोदा गया, नहीं बता सकते। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वो कंटेंट जिससे आपका पेपर निकलेगा, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट होता है, मैं भी पढ़ाने में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करके लाया हूं
और वो आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, आप एग्जाम देकर आएंगे तब बताएंगे इस चीज को। तो ये जो सिलेबस है इस पर मेरा फोकस है और मैं सारे टॉपिक आपको 17 दिन में ही केवल समेट के रख दूंगा, किसी दिन 2 टॉपिक, किसी दिन 1 टॉपिक। इसके लिए मेरी मेहनत थोड़ा ज्यादा लगेगी, जैसे कि रात की मैराथन्स ये सब, तो वो आप परेशान ना हो, वो हमारा काम है, हम आपको करके देंगे। लेकिन आप सभी लोग इसको विश्वास के साथ लीजिए। तो टॉपिक आपको जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़िएगा और एक एक चीज को समझिएगा, और मैप से आप चीजों को और आसान कर पाएंगे। अगर हम बात करें अगले देश की तो वो है नेपाल। नेपाल को याद करते ही साथियों आप ऐसा दिमाग में फील लाइएगा कि जैसे आपने किसी को कुछ उधार दिया हो और बदले में आपने उससे मांगा हो, तो उसने क्या कहा हो, आप ही बताइए क्या कहता है वो? तो यही कहेगा या तो नहीं देंगे या तो बाद में देंगे। तो वही वाली कंडीशन है, इसको हमने सपोर्ट किया और यही बाद में हमें आंख दिखाने लगे। फिलहाल धीरे धीरे कंडीशन सही हो रही है, बाद में आप सभी लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। 1751 किलोमीटर की इसकी भारत के साथ सीमा साझा होती है। सबसे बड़ी चीज है कि इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से साझा होती है, और उत्तर प्रदेश से सीमा की बात करें तो 679 किलोमीटर की इसके साथ सीमा जो है वो साझा होती है। अब सबसे बड़ा बात का मतलब सबसे बड़ी जो बात है वो साथियों ये है कि यदि हम उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा को देख रहे हैं तो पहले आप मैप को देख लीजिए, इस पॉइंट को देख लीजिए साथियों। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ हम सभी लोग इस सीमा को साझा कराते हैं। जल्दी से बताते रहिएगा भाई एक एक बार आप सभी लोग कि क्या आप तैयार हैं एक एक चीज को। देखो कमेंट बॉक्स में आज मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के एक तरीके से मतलब पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके दिल में बस एक ही चीज है, पढ़ाई, है ना। और उस पढ़ाई के आगे आप सभी लोग जिन भी चीजों को फोकस कर रहे हो उनको साइड में रख करके आइएगा, क्योंकि हमारा काम है आपको पढ़ाना और हम सिर्फ पढ़ाने पर ही विश्वास करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी सब चीजों को ध्यान में रख करके, तो आप सभी लोगों को आराम से ये चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। कोई दिक्कत हो आराम से बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मन में जो भी सवाल हो उनको भी आप डिस्कस करते हुए चलते रहिएगा, ठीक है। बीच बीच में आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि कंटेंट आपको मिल रहा है, थ्योरी आपने इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं है, तो वो आपको शायद एक तरीके से डिस्टर्ब कर सकती है। तो आराम से पूछते चलिएगा। भारत के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं आप सभी लोग जानते हैं, यूपी के साथ इसके 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। 579 किलोमीटर की सीमा जो है वो इससे लगती है, ये आप सभी लोग याद रखना। 579 किलोमीटर की, 679 नहीं, 579 किलोमीटर की सीमा जो है वो इसके साथ लगती है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें देश की, तो देश का नाम है साथियों म्यांमार। म्यांमार के साथ साथियों अगर हम बात करें सीमा कितनी लगती है तो 643 किलोमीटर की लगती है। यदि इस 643 किलो यदि हम बात करें इसकी सीमा के साथ तो 1643 किलोमीटर या 1643 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है। यदि हम बात करें संबंधित राज्य की तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी 4 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा जो है वो प्यारे दोस्तों साझा होती है। कितनी सीमा साझा होती है तो 4 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है। यदि हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार साथियों ध्यान रखना पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। 1935 तक भारत का ही एक हिस्सा था, लेकिन जैसे 1935 का साथियों भारत सरकार अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसके बाद इसकी चीजें बदल जाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अभी सब पर आएंगे, अभी चीजें बहुत सारी हैं क्योंकि प्रश्नों पर भी हमें चलना है और सारी चीजों को देखना है। अगर हम देश की बात करें तो अगला देश आपका भूटान है। बहुत सीधा साधा सा सरल सा देश है, भारत के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। इसकी सीमा 699 किलोमीटर की है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें आप सभी लोग देखेंगे तो भूटान में भी आपको ऊपर की तरफ ऐसे मिलेगा और इसके जितने भी डिजिट हैं सब में ऐसे ही। तो कुल मिलाकर एक ट्रिक से साथियों समझने की कोशिश करिएगा, ज्यादा तो इसका एक तरीके से दिमाग लगाने वाला है नहीं, बस इतना सा याद रखना कि 699 किलोमीटर की सीमा है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ इसकी सीमा को साझा किया जाता है। अगले हम सवाल पे आएंगे और देखेंगे अगला देश, तो उसका नाम है आप सभी लोगों के सामने अफगानिस्तान। वैसे अफगानिस्तान के साथ आप सभी लोग देखेंगे तो 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा बताई जाती है, जो लद्दाख यानी पीओके के क्षेत्र से साथियों जुड़ती थी। ध्यान रखना क्या करती थी, जुड़ती थी, अब नहीं जुड़ती है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो पीओके वाला है, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती थी, ये पीओके वाला जो क्षेत्र है अब भारत का हिस्सा नहीं रहा। अफगानिस्तान की यदि हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती थी पीओके के क्षेत्र को साथियों हमारे भारत से पाकिस्तान ने, याद रखना, कब्जा कर रखा है। मतलब भारत का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के
ऑक्युपाइड में है, मतलब कब्जे में है, तो इसको आप अलग कर लेंगे। 106 किलोमीटर की टोटल सीमा है, लद्दाख क्षेत्र से लगती है, इसको आप सभी लोग याद रखना। यह सीमा अफगानिस्तान के साथ है। लेकिन पेपर में सवाल पूछेगा कि बताइए इसके बीच में पड़ने वाली जो डूरंड लाइन है वो किन दो देशों के बीच में है। तो आप देखेंगे, आपको साथियों दिखेगा कि यह सीमा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बताई जाती है, जो कि पहले कभी हुआ किसके बीच में करती थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। सभी चीजों पे बात करेंगे और हम बात करेंगे फिर अब समुद्री देशों के ऊपर। साथियों, आपने पीछे 7 स्थलीय देशों की सीमाएं और उनसे लगे साथियों जितने भी पॉइंट थे उनको देख लिया है। समुद्री पड़ोसी देशों की यदि हम बात करते हैं तो श्रीलंका सबसे पहले आ जाता है। मन्नार की खाड़ी, अब ये भारत का और श्रीलंका का मैप देख सकते हैं आप सभी लोग, यहां पर श्रीलंका आपको मिल जाएगा और श्रीलंका के साथ ये भारत के तमिलनाडु का क्षेत्र है जिसके साथ इसकी सीमाएं साझा होती हैं। ये क्षेत्र जो है वो साथियों आप सभी लोगों को दिखेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से अलग होता है। अच्छा, इसका नाम पाक जलडमरू मध्य क्यों रखा गया? क्योंकि रॉबर्ट पाक जो थे उन्हीं के नेतृत्व में इसका निर्धारण किया गया था, या ये कह सकते हो कि रॉबर्ट पाक जो थे उन्होंने साथियों ध्यान रखना इस सीमा को एक तरीके से बनाया था। यानी ये जो आप सभी लोग ये जलडमरू मध्य देख रहे हैं ये रॉबर्ट पाक के नाम पर साथियों पड़ा हुआ था, तो इससे आप सभी लोगों को ये याद हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले साथियों समुद्री देश से मिलने वाली सीमाओं को लेकर, तो मालदीव आता है। लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी देश मालदीव कहा जाता है। बीच में इसके साथ रिश्ते थोड़ा सा खराब हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं भारत के जितने टूरिस्ट हैं, मतलब जो आसपास के पड़ोसी राज्यों के हैं या उत्तर भारत के राज्यों के, इस देश में जाना थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं। समुद्री सीमाएं लगती हैं और साथ में अच्छा एक तरीके से इसकी इकोनॉमी में ये रोल प्ले करता है। फिलहाल आप सभी लोगों को ये 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ इन चीजों को याद रखना। अब एक प्रश्न आता है कि बताइए हमारे भारत के साथ जो ये देश आपने पढ़े इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो आप देख रहे हैं इनका निर्धारण कैसे किया गया, इनके नामकरण कैसे किए गए, या इनके द्वारा जो ये बिंदु दिए गए हैं वो कैसे निकले। जैसे रेडक्लिफ की हम बात करें तो एक सेरिन रेडक्लिफ नाम के व्यक्ति थे जो कि साथियों ध्यान रखना इस सीमा का निर्धारण करते हैं। तो सीमा निर्धारण को लेकर के ये प्रश्न आता है कि बताइए इसका निर्धारण कब किया गया था। तो कब को आप सभी लोग याद करके बताइए जरा, कब किया गया था? आप जानते हैं पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया गया था और 15 अगस्त को भारत को आजादी जो है वो साथियों मिल गई थी 1947। यानी पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था और भारत को आजादी जो है वो 15 अगस्त को मिली थी। इसके बाद में इन दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण जो है करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके लिए साथियों ध्यान रखना रेडक्लिफ जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। 17 अगस्त की डेट, अब ये डेट जो है ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, आप सभी लोग याद रखना। यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि यूपी में डेट बहुत पूछता है। अभी पीछे जो एग्जाम हुए उसमें भी आपने देखा होगा। तो 17 अगस्त को इसका सीमा निर्धारण किया गया था। रेडक्लिफ के नेतृत्व में रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान साथ में तथा भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा थी उसको इसके साथ हम पढ़ते हैं। तो अब कुल मिलाकर के ये तय हो गया कि ये भारत और बांग्लादेश के और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस सीमा रेखा पर अक्सर साथियों हिंसक घटनाएं होती हैं, इसीलिए दुनिया की खतरनाक बाउंड्रीज में इसको नाम दिया गया है। मतलब दुनिया के खतरनाक सीमाओं में या जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता उन सीमाओं में रेडक्लिफ सीमा का नाम जो है वो साथियों आप सभी लोगों को दिख जाएगा। अगले हम पॉइंट पे आएंगे तो बात करेंगे मैकमोहन रेखा। आप सभी लोग जानते हैं भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा जो है उसको खींचा गया था। अगर आपसे कोई पूछे मैकमोहन रेखा मुख्य रूप से कहां पर, तो ये आप सभी लोग याद रखना अरुणाचल प्रदेश के साथ 890 किलोमीटर के करीब करीब ये सीमा को साझा करता है और इसी के क्षेत्र के बीच की रेखा ये जो है वो मैकमोहन रेखा कही जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे मैकमोहन रेखा के बाद में डूरंड लाइन। डूरंड लाइन ये अफगानिस्तान के और भारत के बीच की रेखा को कहा जाता था, 106 किलोमीटर के करीब पड़ती है। लेकिन ये बात आप सभी लोग ध्यान रखना, अब ये सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बन चुकी है, क्योंकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा जो है वो साथियों एक तरीके से हो चुका है। खैर आप सभी लोग इसको समझते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे।
बात करते हैं भारत और उसके विदेश नीति से संबंधित कुछ सिद्धांतों की। इन सिद्धांतों के आधार पर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या एक तरीके से रिलेशन स्थापित किए, उन पर बात करेंगे। प्लीज थोड़ा पढ़ लीजिए क्योंकि कंटेंट का बड़ा एक तरीके से महत्व है। इसके बाद अभी हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, ये मत सोचना क्वेश्चन नहीं, 2 घंटे की क्लास है। इस टॉपिक से एक भी सवाल अगर पेपर में आएगा तो आपकी इस कक्षा से आएगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखना। भारत के पड़ोसी देशों में अगर हम देखें तो भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक नेबरहुड फर्स्ट करके नीति चलाई थी। इस नीति को 2014 में शुरू किया गया था। इसके पहले भारत में एक लुक ईस्ट नीति चलती थी। इस नीति को साथियों पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। लुक ईस्ट नीति, इस नीति को साथियों ध्यान रखना बदल दिया गया। इस नीति को बदल क्यों दिया गया? क्योंकि इस नीति के तहत जो नेबरहुड पॉलिसी है या फर्स्ट नेबरहुड, पड़ोसियों को पहले महत्व दिया जाएगा। इसके तहत अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो शुरू की गई जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देना है। यह आप सभी लोग आराम से याद रखना। अगर हम बात करें साथियों गुजराल सिद्धांत की, तो ये 1996 में गुजराल सिद्धांत दिया गया था। गुजराल एक्चुअल में हमारे देश के उस समय के आई.के. गुजराल जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, विदेश मंत्री हुआ करते थे। 1996 में बनाए गए थे और 1997 तक ये रहे थे। उन्होंने ये सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत छोटे पड़ोसी देशों को बिना किसी पारस्परिक अपेक्षा के मदद करने से जुड़ा था। इस सिद्धांत के 5 घटक बनाए गए थे। छोटे छोटे जैसे भूटान, नेपाल जैसे देश हैं उनको इसमें शामिल करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा काम जो है वो एक तरीके से किया जा रहा था। अगर हम बात करें पंचशील सिद्धांत को लेकर, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जब जैन धर्म में आप जाएंगे तो पंचशील समझौता मिलेगा। याद है आप सभी लोगों को? जब आप जैन धर्म में जाते हैं तो जैन धर्म में आप सभी लोगों को पंचशील समझौता मिलता है। क्या मिलता है भाई? पंचशील समझौता मिलता है या पंचशील सिद्धांत मिलते हैं, जिसमें आपने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को पढ़ा था। याद करिए जरा थोड़ा सा, आप सभी लोग इतिहास में जा ही रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। साथियों ध्यान रखना, अस्तेय और अपरिग्रह, इसको आप सभी लोग ध्यान से समझते चलिएगा। इसमें महावीर स्वामी आकर के ब्रह्मचर्य को जोड़ते हैं, तो ये भी पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना होगा। सत्य का मतलब सदैव सत्य बोलिए, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करिए, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का मतलब किसी के साथियों ध्यान रखना प्रकार की संपत्ति को नहीं रखना है, और ब्रह्मचर्य का मतलब संन्यास को ले लेना। भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ ही ये नीति 1954 में चालू की थी। ये चाइना के साथ शुरू की गई, लेकिन 1962 में ये जो पंचशील सिद्धांत है ये टूट गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ये समझौता कब टूट गया? तो 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर एक तरीके से आक्रमण कर दिया था। दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद यह समझौता भारत की तरफ से तोड़ दिया जाता है। 1954 में भारत और चीन के बीच में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित यह समझौता जो है वो किया गया था, जिसका नाम था पंचशील समझौता। जल्दी से बताइएगा सभी लोग। अच्छा प्यारे साथियों, देखो आप सभी लोगों की आज ये पहली क्लास है, तो आप सभी लोग एक बार प्यार से अपने जो दिल हैं वो भेज दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या आप सभी लोग इस प्रकार से चीजों को पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी साथियों बहुत लिमिटेड चीजें हैं, समय आपके पास भी बहुत सीमित है। पेपर के पहले मैं नहीं चाहता कि आप केवल एक ही चीज में फंस के रह जाएं। अभी आपके पास हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, तो वो क्लासेज भी आपको प्रॉपर लेनी है। अभी आपकी 10 बजे से मोहित सर की हिंदी की क्लास, फिर 12 बजे से रीजनिंग की भी चलेगी। तो पहले एक बार बता दीजिए कि तैयार हैं आप सभी लोग ऐसी ही चीजों को एकदम दनादन पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोग आज की क्लास में आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों कुछ प्रश्नों की। देखो ये तो आपने समझ लिया पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या चीजें चल रही थी। आ जाओ जल्दी से सवालों पर फोकस कर लेते हैं। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ी है, जिस थ्योरी को आपने पढ़ा है उसी थ्योरी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हैं। लगाते चलिए और देखते चलिए क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसको पढ़ने के लिए। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय, अरे उठाओ अपने गांडीव धनुष को और तब तक मत रखना जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। एक बार सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, तैयार हैं आप सभी लोग? सवाल पहला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा था चीन के साथ लगभग 3400 किलोमीटर की सीमा। साथियों पाकिस्तान के साथ भी लगभग ऐसी ही सीमा, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमने आपको पढ़ाया था 4096.7 किलोमीटर की सीमा, जो कि सबसे लंबी है। अच्छा ये तो चलो क्लियर है, कर लिया आपने।
कितने राज्यों के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा होती है? तो भारत के आप सभी लोग याद रखना 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा होती है और इसको आराम से आप सभी लोग कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, जल्दी से प्रश्नों पर आ जाइए। कह रहा है बताइए डूरंड रेखा इनमें से किन 2 देशों के बीच में पाई जाती है? डूरंड रेखा को लेकर के आपको हमने सारे सवाल समझाए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है वो पड़ती थी। इस सीमा रेखा को 106 किलोमीटर की माना जाता है और आप सभी लोगों ने इसको आराम से समझ भी लिया होगा। डूरंड रेखा को लेकर के ये सवाल बड़ा विवादित है, ध्यान रखना, लेकिन फिर भी अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाता है तो इसका आंसर हमेशा साथियों भारत और पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान अब नहीं लगाना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथियों फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा क्योंकि ये पीओके के क्षेत्र के साथ सीमा को साझा करता है। अच्छा, आप सभी लोग इसका उत्तर बी कैसे लगा सकते हैं जब ये ऑप्शन ना दिया हो? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका उत्तर वैसे तो साथियों ऑफिशियली देखें तो भारत अपने मैप पे 106 किलोमीटर की सीमा को दिखाता है, लेकिन अब इसको माना नहीं जाता है क्योंकि ये सीमा भारत से अलग हो चुकी है। ये आप सभी लोग याद रखना। तो इसका आंसर डी माना जाएगा, ये आप सभी लोग ध्यान रखना, क्योंकि है नहीं ना, वास्तविक में तो अफगानिस्तान के साथ है ना। तो डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा है? तो इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में माना जाता है, हमने आपको समझा रखा है। अगला सवाल कह रहा है बताइए भारत के कितने ऐसे राज्य या यूनियन टेरिटरी हैं जिनके साथ बांग्लादेश की सीमाएं साझा होती हैं? आराम से याद कर लीजिए। सवालों को उड़ाना तब सीख पाओगे जब पीछे कंटेंट आप करके आए होगे। यदि आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा, क्यों आपसे मैं कह रहा था कि आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए। मैं फिर कहूंगा आपसे, याद रखना ये सवाल एक नहीं 1000 ऐसे आ जाएं, आप कभी घबरा ही नहीं सकते। आप कभी नहीं, मतलब ये समझिए कि पेपर में अगर बैठे होगे ना, अगर आप नहीं कर पाओगे तो किसी की दम नहीं है कि वो सवाल कर पाए, क्योंकि इसके बाहर कुछ जाने वाला नहीं। ये कंटेंट ही है जो आपकी और मेरी पहचान कराएगा, पेपर में भी और यहां पर भी और हर जगह। तो कोशिश यही करिए कि इस कंटेंट को समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के साथ सीमाएं साझा होती हैं। अब इस सवाल को आप सभी लोग उड़ा देंगे, देर नहीं लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है। करके देखिए एक बार सभी लोग, क्या सवाल को इस कर पाएंगे? कितने साथियों ध्यान रखना राज्यों के साथ सीमा साझा होती है? तो 5 राज्य आए सबके उत्तर में, आए ना आंसर में? आराम से लगा लो, कोई दिक्कत ही नहीं। अब जरा देखो, सवाल को करना आसान है, लेकिन उस सवाल के पीछे का जो थ्योरी कंटेंट है उसको समझना उससे भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि मैं जानता हूं आप थ्योरी पेपर के टाइम क्यों पढ़ोगे तभी जब आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और मैं वादा करता हूं कि अभी आपको नया बहुत कुछ मिलेगा। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार जो है उसके साथ सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार आप जानते हैं भारत के, यदि हम मैप को देखें तो इधर नीचे म्यांमार पड़ता है, यह आप सभी लोगों को पता है, म्यांमार इधर पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं थोड़ी सी ऊपर के साइड की टच करती हैं, नागालैंड के साथ टच करती हैं, मणिपुर के साथ टच करती हैं, लेकिन असम ये वाला हिस्सा कभी म्यांमार के साथ सीमाएं टच नहीं करता है। हटा दीजिए, खत्म हो गया। अब आप इस पॉइंट को तभी कर पाएंगे जब आप पीछे का पूरा इसका चैप्टर क्लियर करके आए होंगे, नहीं तो आप पेपर में, और यकीन मानिए पेपर चेक कर लीजिए पीछे का, आप सभी लोगों को यह क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके बाद मणिपुर और आपको मिजोरम मिल जाएगा, यहां पर आपको दिख जाएगा। ये तभी कर पाओगे जब चीजें आपके पास कंटेंट के रूप में अवेलेबल होंगी। तो पहले आप कंटेंट को पढ़िए, फिर इसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन लगाइए, इसके बाहर कुछ फिर चला जाए तो फिर बताइए, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितना पढ़ रहे हैं इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। चिल्लाने के लिए आप कुछ भी चिल्ला दीजिए जा करके, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने क्यों ये तरीका थ्योरी प्लस एमसीक्यू का अपनाया, क्योंकि मुझे पता है इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पेपर के टाइम तेजी से रिवाइज करेंगे, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा आप मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपसे जुड़ जाता हूं, और चीजें जैसे ही एक दूसरे से जुड़ जाएंगे अपने आप चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। तो चलते हैं और बेहतर तरीके से समझते हुए चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा का निर्धारण इनमें से कब किया गया था? भारत और चाइना के बीच में 1914 में मैकमोहन रेखा, 1893 में आप सभी लोगों को याद रखना है डूरंड रेखा का निर्धारण, और 1947 में 17 अगस्त की डेट को भारत और पाकिस्तान के बीच की खींची गई रेड क्लिफ रेखा। तो 1914 आप सभी के सामने ये प्रश्न है, चीन के साथ इसका सीमा निर्धारण होता है। चीन के साथ मैकमोहन रेखा 890 किलोमीटर के करीब पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी मुख्य सीमाएं साथियों ध्यान रखना अलग हो जाती हैं, हालांकि चाइना इसको विवादित मानता है, ये बात ध्यान रखना। अब ये पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना होगा, मैकमोहन रेखा को चीन जो है वो विवादित मानता है। चीन कहता है मैं इस सीमा को नहीं मानूंगा, ध्यान रखना, जबकि भारत इसे आधिकारिक सीमा मानता है। ये बात आप सभी लोग याद रखना, भारत इसे क्या मानता है? आधिकारिक मानता है। आप इसके बारे में जब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सभी को याद रखेंगे ये चीजें, आधिकारिक, ध्यान रखना, ये सीमाएं मानी जाती हैं। तो भारत की ओर से इस सीमा को
आधिकारिक सीमा जो है वो कहा गया है। तो यहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 1914 याद रहेगा, कोई मन में संदेह तो नहीं। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को बेहतर करते हुए चलिएगा। अच्छा देखिए, ये तो आपने क्लियर कर ही लिया है, कुछ पॉइंट है और आपको अभी सिखाते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन फिर कराएंगे। लेकिन पहले थ्योरी, मैं फिर कहूंगा कि थ्योरी के बिना आपका भला तभी होगा जब आप या तो फिर बहुत सारी चीजों को क्लियर कर चुके हो पहले से ही। और मैं नहीं जानता कि आपने क्लियर किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर क्लियर करा दूंगा। अगर हम बात करें क्षेत्रीय सहयोग संगठन की, यानी भारत के जो पड़ोस में पड़ रहे देश हैं उनके साथ भारत ने कौन कौन से संगठन जो हैं वो बना रखे हैं। इनमें सबसे पहला आता है सार्क संगठन। इसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसको याद नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको फुल फॉर्म में लिख लीजिए। साउथ एशियन, जो हमारे दक्षिण एशियाई देश हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन, ये आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन, ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा कि भाई इसको आप याद कर लें, कोऑपरेशन। ये संगठन जो है ये 1985 में बनाया गया था, लेकिन इसके पहले 1981 में एक मीटिंग हो चुकी थी। इन देशों के जो हमारे स्थापित करने वाले 7 प्रमुख देश थे, अफगानिस्तान को हटा दीजिएगा, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल जैसे देश मिलकर के इसको स्थापित करते हैं। उन देशों की मीटिंग 1981 में हो चुकी थी, विदेश सचिवों की। कौन गया था मीटिंग करने? विदेश मंत्री भी नहीं गए, विदेश सचिव। 1981 की बैठक के बाद 1985 में बांग्लादेश के ढाका में मिलकर के इस संगठन की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है सार्क की बता दो स्थापना कहां पर हुई थी, तो इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। 1985 ढाका, ये ढाका कहां पड़ता है भाई? तो बांग्लादेश में, आप सभी को याद रहेगा, बांग्लादेश की राजधानी भी है। यहां पर जब इस संगठन की स्थापना हुई तो इन सभी देशों ने मिलकर के ये उद्देश्य बनाया था कि अपने पड़ोसी जो हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं, उन सभी को क्या देंगे? पहला महत्व देंगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं 2016 में हुए भारत पर हमलों के बाद भारत ने इस संगठन में शामिल होने से मना कर दिया था। फिलहाल आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया। ये इस संगठन का 8वां देश था। ये आप सभी लोगों को याद रहेगा, वही कौन से नंबर का है? 8वां देश है। सबसे बड़ी चीज, इस संगठन में भारत के पड़ोसियों में 2 मुख्य पड़ोसी देश छूट गए हैं। वो कौन कौन से हैं जो छूट गए? एक तो चाइना छूट गया। चाइना भारत का एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, पड़ोसी देश भी है, दूसरा साझेदार भी है, व्यापारिक साझेदार। वो सब चीजें होने के बाद भी भारत ने इस संगठन में अपने पड़ोसियों को रखा, लेकिन चाइना को नहीं। दूसरा, इसमें म्यांमार को देखिए, हम सभी लोग देख पा रहे हैं, छोड़ देंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रश्न इस पे 2 तरीके से पूछ सकता है कि बताइए इसमें कौन से देश शामिल हैं, दूसरा ये कि बताइए कौन सा ऐसा देश है जो सार्क में शामिल नहीं है। तो ये आप सभी को याद रहेगा। इसकी पहली मीटिंग ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। हालांकि इस पर प्रश्न ज्यादा आए हैं, इसीलिए मैंने आपको 1 मिनट रोक करके इसको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर हम बात करें अगला संगठन बिम्स्टेक, जो कि 1997 में बना था। यह बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच में स्थापित करने के, मतलब जो सहयोग स्थापित करने के लिए बनाया गया था। इस संगठन को लेकर के आप सभी लोग, इनमें से किसी विशेष देश जैसे पाकिस्तान या चाइना, इनको हमने रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके साथ हमारे विवाद थे। भारत ने इसी वजह से जो सार्क संगठन था उसमें जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास इसका विकल्प था, और वो विकल्प था, साथियों ध्यान रखना, कौन सा वाला भाई? बिम्स्टेक का। तो इसको आप याद रखना, 1997, इसको आप सभी को याद रखना है, स्थापना। इस पर प्रश्न अभी आएंगे, आप सभी लोगों को याद करने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और उनसे साथियों संबंधित राज्य, यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो अभी पिछले होमगार्ड की परीक्षा में भी आया, उसके पहले 2024 की जो यूपी पुलिस की भर्ती थी उसमें भी आया था। उन सभी पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हुए चलेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 7 देशों से यह मिलती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उत्तर में साथियों चाइना, नेपाल, भूटान से, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से सीमाएं मिलती हैं। अब ये तो आपको पता है 7 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा, और 2 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की समुद्री या जलीय सीमा जो है वो लगती है। इसको आप सभी लोग आराम से याद करते हुए चलेंगे।
अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है, 5 राज्यों को छूती है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, जो केवल लद्दाख पीओके के क्षेत्र को छूती है। हालांकि ये क्षेत्र पीओके वाला अब पाकिस्तान के अधिकार में है, तो अब ये सीमा भारत और अफगानिस्तान के बजाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, जिसको हम सभी लोग साथियों पीओके का क्षेत्र मान लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद मैंने आपको प्रश्न कराए थे इस टॉपिक के। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ में लगने वाले जो समुद्री देश हैं उनके बारे में सवाल पढ़ लेते हैं। देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, सीखना आपकी मजबूरी नहीं, ये समझिए कि एक जरूरत है। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो। क्या कमी रह गई अभी तक, देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले सफलता, नींद चैन सब त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। आ जाइए जल्दी से भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। श्रीलंका और मालदीव की बात कर लेते हैं। तो भारत के दक्षिण में 2 प्रमुख ऐसे साथियों द्वीप राष्ट्र हैं जो हमारे समुद्री पड़ोसी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो एक तरफ इधर मालदीव, दूसरी तरफ इधर श्रीलंका। ये आपके 2 पड़ोसी देश आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, अभी आपने स्थलीय देशों की सीमाएं 7 देशों की पढ़ ली, अब ये 2 आपके समुद्री देश हैं। इनसे जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। यह पाक जल डमरू मध्य। अब ये जो पाक दिया गया, आप इससे मतलब पाकिस्तान से कभी मत लगाना। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, रॉबर्ट पाक नाम के एक गवर्नर थे मद्रास के, उन्हीं के नाम पर साथियों ध्यान रखना, इसको पाक जल डमरू मध्य नाम दिया गया था। तो इन्होंने ही साथियों इसको निर्धारित कराया था। इसी के साथ में साथियों मन्नार की खाड़ी लगी हुई है, जो भारत के साथ साथियों अलग कर देती है इसकी पूरी सीमा को, यानी श्रीलंका की सीमा को अलग कर देती है। राम सेतु एडम्स ब्रिज इसी का नाम है, इसी को साथियों राम सेतु कहते हैं। याद रखना, राम सेतु इसका पुराना नाम है, जो कि भगवान राम ने एक सेतु बनाया था। जब रामायण में आपने पढ़ा होगा, श्रीलंका की साथियों ध्यान रखना है, लंका की चढ़ाई पर वो जा रहे थे। हालांकि एडम्स के नाम पर इसका नाम पड़ गया, क्योंकि एडम्स जो है ये हमारे देश में आए एक ब्रिटिश थे, उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। ये अभी तक साथियों चीजें चर्चित हैं, हालांकि इसको बदलना चाहिए, क्योंकि ये राम सेतु नाम जो है वो बहुत ही पौराणिक भी है और आपके लिए एक तरीके से कल्चरल भी। कह रहा है बताइए मालदीव के साथ, तो यह लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत के साथ मालदीव की जो सीमाएं हैं वो 8 डिग्री चैनल से अलग हो जाती हैं। ये आप सभी को याद रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखना, भारत पहले इसको बड़ा महत्व देता था, लेकिन अभी बीच में आप सभी लोग जानते हैं कुछ विवादित बयानों की वजह से भारत ने इसके साथ 0-0 की पॉलिसी अपनाई। तो ये जो 8 डिग्री चैनल है ना, इसी के साथ भारत और मालदीव की सीमाएं जो हैं वो अलग हो जाती हैं। बस इतना दिमाग में रहेगा तो अपने आप, अभी सवाल आएंगे इस पर आधारित, तो आराम से आप इसको कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं एडम्स ब्रिज की, जिसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये तो चर्चित नाम है। ये किन 2 देशों के बीच में पड़ता है? अब आप इसके प्रश्न लगाना शुरू कर दीजिए, जल्दी से बताओ फटाफट। आ जाओ जल्दी से। अरे भाई, अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को। गीदड़ कायरता ना समझे हम सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, और हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। जिनको ये लग रहा हो कि उनके साथियों बहुत सारी एक चीजें हैं, लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं, जो गहरा सागर होता है ना वो थोड़ा शांति से चलता है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शायद पेपर के पहले फायदा दे सकती हैं, इसीलिए हम हाथी हैं, अपने रास्ते चलते जाते हैं। हमें यह फर्क नहीं पड़ता पीछे कौन चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है। फर्क तब पड़ेगा जब वो हमारे आसपास आएगा, हमारे पास आएगा। आप जानते हो फिर तो हाथी के पैर के नीचे की हालत, पढ़ने वाली एक एक चीज चकनाचूर हो जाती है। तो पढ़िए पहले सवालों को। कह रहा है एडम्स ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं, किन 2 देशों के बीच में साथियों पड़ता है? तो सबसे पहले भारत और मालदीव के बीच में पड़ता है क्या भाई? इसके बाद भारत और श्रीलंका, आपने अभी पढ़ा था, भारत और श्रीलंका के बीच में एडम्स ब्रिज जो है वो एक तरीके से पड़ता है, जिसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा भी आपने सुना होगा कि यहां पर जो पत्थर हैं वो तैरते रहते, मतलब यहां के जो पत्थर हैं वो कभी डूबते ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी साथियों यहां की कह सकते हो आप सभी लोग चीज है। अगले हम पॉइंट पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है मन्नार की खाड़ी। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, इनमें से भारत के किस देश के राज्य तट पर स्थित है? केरल पर या साथियों तमिलनाडु? अब ये बात तो याद होगा, मन्नार की खाड़ी के साथ भारत और श्रीलंका के रिलेशंस हैं,
और इस श्रीलंका के भारत के रिलेशंस को लेकर के हम सभी लोग देख पा रहे होंगे कि ये तमिलनाडु राज्य में आप सभी को मिल जाएगा। बस खत्म हो गया। अब यहां से प्रश्न जितने भी बनते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, तमिलनाडु का जो धनुष कोडी है, याद रखना ये जो तमिलनाडु राज्य है इसका जो धनुष कोडी है, ये आप सभी लोग नोट कर लेना, ये आखिरी पॉइंट है। धनुष कोडी जो है ये लास्ट बिंदु है, ये लास्ट बिंदु जो है यहां से श्रीलंका की सीमाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब ये बात ध्यान से सुनना, एक पेपर में सवाल आया था, मुझे याद नहीं है किस एग्जाम में, लेकिन था बहुत अच्छा ये सवाल। कभी मान लो यहां तमिलनाडु ना दे करके मन्नार की खाड़ी भारत के किस क्षेत्र से जुड़ी है और धनुष कोडी दे दे, क्योंकि धनुष कोडी वो लास्ट बिंदु है जहां से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। अब आप सोचो जब आखिरी बिंदु तक ले जा सकते हैं तुमको, तो कहां तक दर्शन करा सकते हैं। तो प्लीज इसको आराम से पढ़ते जाइएगा और सवालों को भी करते जाइएगा। सवाल कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की जो तट रेखा है, अब ये बात आप ध्यान रखना, कुल लंबाई कितनी। अब मुख्य भूमि की तट रेखा, इसमें आपके लक्षद्वीप और बाकी जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप हैं उनको जोड़ा नहीं गया है। अगर उनको जोड़ लेते तो साथियों ध्यान रखना आप सभी लोग 7,516 किलोमीटर लगाते, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार द्वीप जो हैं उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि मुख्य भूमि पूछा गया है। ध्यान से देख लो, मुख्य भूमि पूछ दिया गया है। अब अगर मुख्य भूमि पूछा है तो सवाल का उत्तर भी बदल जाएगा। ध्यान रखना, मुख्य भूमि की बात करें तो 6,100 किलोमीटर की मात्र सीमा साझा होती है, यह हम सभी को याद रखना होगा। जो अगर आपसे पूछ दे कुल समुद्री सीमा कितनी होती है, जिसमें आपके ये लक्षद्वीप और साथ में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भी आ जाते हैं, उनको मिला लेंगे तो 7,516 किलोमीटर की हो जाएगी। हालांकि इसको आप सभी लोग आराम से याद कर लेंगे। अच्छा, एक बात मन में जरूर आ रही होगी कि 15,200 किलोमीटर ये कुल सीमा है, इसको आप कुल सीमा में रखेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ, तो भाई इस क्लास को तो आप सभी लोग लाइक कर ही लिए होंगे, लाइक करते रहना क्लास को, और भयंकर तरीके से अभी तो तांडव शुरू हुआ है। सर पता क्या है, अभी आप भी जानते होंगे प्यारे साथियों, हमारी कल क्लास शुरू होनी थी, लेकिन ऊपर वाला कहता ना कि जब भी होता है, अच्छा आज बृहस्पतिवार है ना, दिन भी थोड़ा सा सर सुंदर सा है, शुक्रवार है ना, आज शुक्रवार का दिन है, कल बृहस्पतिवार का दिन था। हमारी कल से क्लास चलनी थी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू ये था कि लाइव नहीं हो पा रहे थे हम लोग कल। तो हमने रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आपको बताया भी था कि आज हमारी क्लासेज रिकॉर्डेड चल पाएंगी, लाइव नहीं चल पाएंगे। हमने अपने स्ट्रेटजी सेशन दे दिए थे, लेकिन आज जब आप लाइव पढ़ रहे हो ना, तो आपको भी ये फील जरूर आ रहा होगा अंदर से कि यार ये तो अंकित सर वही है, ये तो अंकित सर वही है जिन्होंने आपको और आप जैसे ना जाने कितने लाख बच्चों को पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने साथियों हमसे पढ़ करके ये एक बार नहीं 1000 बार कहा है सर जीके जीएस में तो वाकई में एकदम भयंकर तरीके से कंटेंट दिया है। बस कोशिश यही करिएगा कि जो निगेटिविटी है उनसे दूर भागिए। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, अच्छा और बुरा वही होता है जो वक्त के साथ टिकता है। तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से दिल का इजहार मत करना। ऐ मेरे शिष्य तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ना हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। अभी तो हमारी आगाज है, अभी तो अंजाम बाकी है, अभी हमारे पास इतना समय है कि हम आपको यूपी पुलिस की पूरी जीके जीएस को रटा सकें। ये थ्योरी किस लिए पढ़ा रहे हैं? क्योंकि तुम कहीं से खुद को कमजोर ना महसूस करो। फिलहाल आगे बढ़ते जाइए और चीजों को करते जाइए। और अब आपका अगला टॉपिक है पड़ोसी देशों के साथ प्रमुख विवाद और समझौते। आहा, भारत और पाकिस्तान का नाम आएगा अभी, तुम चिंता मत करना, उड़ा देंगे 4 पंक्तियों में है उसको। जो ये आसपास के लक्षर पक्षर है ना, सब निपट जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले भारत और चीन के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, इस पर विवाद को लेकर विशेष अक्षाई चीन और अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बत का एक हिस्सा है, इसे चीन अपना बताता है। हालांकि ये पहले 1950 के पहले, क्योंकि 1950 में चीन ने यहां पर आक्रमण कर दिया था, 1950 चीन का आक्रमण हुआ था, चीन का आक्रमण। इसके पहले ये साथियों स्वतंत्र क्षेत्र कहा जाता था, इसको बफर क्षेत्र कहते थे। जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का पठार, इसको बफर क्षेत्र कहते थे। बफर क्षेत्र अंग्रेजों ने बनाया था, एक्चुअल में 2 बड़ी महाशक्तियों के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। जब देश हमारा आजाद हुआ तो उसके बाद भारत को चाहिए था कि जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छी मजबूत और कर ले और इसको अपने पक्ष में रखे, या फिर इसको स्वतंत्र राज्य बना देता। लेकिन फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि चाइना ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। ये एक विवादित क्षेत्र है। यहाँ के दलाई लामा, आप सभी को याद होगा 1959 1959 में वो हमारे देश चले आए थे।
उनको हमने हिमाचल प्रदेश में स्थान दिया कि भाई आइए आप रहिए आकर के। दुनिया ने उनको शांति का नोबेल दिलाया, लेकिन फाइनली उनको वहां उन्हीं के देश ने बाहर निकाल दिया था। और अगर आज वो पकड़ ले जाए तो फांसी की सजा उनको दे देंगे। इतना खतरनाक एक तरीके से है। हालांकि चीन के साथ ये हमारा विवादित क्षेत्र है, इसको आप ध्यान रखना। अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ, तो आप सभी लोग एलओसी मिलेगा, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एलएसी और एलओसी में अंतर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये चाइना के साथ, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो साथियों पाकिस्तान के साथ आप सभी की सीमा रखती है। इसमें आप सभी लोगों के कश्मीर मुद्दा एक बहुत विवादित मुद्दा है। साथियों सरक्रीक का मुद्दा, ये जो सरक्रीक क्षेत्र है ये आप सभी लोगों को दिमाग में रखना होगा। ये क्षेत्र एक ऐसा है जो गुजरात का कच्छ का रण का क्षेत्र है। गुजरात का जो कच्छ का रण क्षेत्र है इस क्षेत्र में पड़ता है। भारत इसे अपना बताता है। ये एक दलदली भूमि है, ध्यान रखना, दलदली भूमि है, दलदली भूमि है। भारत इसे अपना बताता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कि यह सिंध प्रांत का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत के साथियों कच्छ के रण और पाकिस्तान के सिंध के बीच का एक विवादित मुद्दा है। बहुत सारे लोग इस बात को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्षेत्र कहां पड़ता है। और आपसे अगर मैं पूछ लूं तो सपने में भी चिल्लाकर कहोगे कि हां सर अब याद हो गया ये सरकीक कहां पड़ता है। विवाद पाकिस्तान का है, लेकिन एरिया भारत के गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का कच्छ का दलदली क्षेत्र भारत इसे अपना मानता है। दलदली क्षेत्र जानते हो, जैसे आप गांव में रहते होगे, किसी तालाब के क्षेत्र में जहां पहले पानी रहा होगा, अब ऊपर की मिट्टी सूख गई, आप पैर रखोगे तो दब जाएगा, वैसा वाला इलाका। साथियों इसके बाद नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर के विवाद है। काला पानी आप सभी लोग जानते हैं, यहां पर सजाएं दी जाती थी अंग्रेजों के समय। वैसे भी भारत और नेपाल की बीच की सीमा बिल्कुल जुड़ी हुई है। दोनों के बीच में कल्चरल रिलेशन है। दोनों के देशों की आबादी में अधिक मतलब मुख्यतया हिंदुओं का एक तरीके से बहुमत है, या बहुमत क्या मतलब संख्या है, तो इसलिए इनकी दोनों की बड़ी बनती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से साथियों एक तरीके से 2015 से ज्यादा विवाद सामने आए, क्योंकि नेपाल चाइना के सपोर्ट से काम कर रहा है। अगला सवाल आता है बांग्लादेश के साथ लेकर 3 बीघा कॉरिडोर, इसके साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो संविधान संशोधन था 2015 में इसको किया गया था। इस संविधान समझौते को ध्यान से सुनो। सबसे पहले भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए हैंडेट नंबर का 1 के साथ 1 और 2 जीरो, अभी आपको मैंने बताया था 0 और 0 से साथियों मालदीव की सीमाएं अलग होती हैं। और जब 1 के बाद ऐसे 2 जीरो आ जाए तो ये याद रखना कि ये 2015 का वो समझौता है जो बांग्लादेश के साथ किया गया था। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत ने 111 इनक्लेव दे दिए। ये एरियाज थे, आप ये सीधे शब्दों में समझिए, 111 क्षेत्र दे दिए थे। और इसके एवज में अगर आप देखें तो भारत ने 51 क्षेत्र जो हैं वो बांग्लादेश से ले लिए थे, या एनक्लेव जो हैं वो भारत ने ले लिए थे। तो यहां से आपके मन में जो सवाल बन रहे हो उनको पहले क्लियर करिए। ये समझौता आपको एक ऐसा नंबर से पर आधारित समझौता दिख रहा होगा जिसमें भारत ने बांग्लादेश को ज्यादा क्षेत्र दिए, दुगने से ज्यादा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश अभी भी तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर के विवाद महसूस करा रहा है। मतलब ये समझ लीजिए तीस्ता नदी जल विवाद जैसे अभी भी मुद्दे जो हैं वो एक तरीके से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें आप क्लियर करते रहिएगा। अब पेपर में सवाल यूपी पुलिस का जाकर चेक कर लो कि तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है, तो तुरंत आप कहोगे सर बांग्लादेश के साथ है। और अभी इस पर आधारित क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। वाह, आ जाओ मेरे प्यारे शेर शेरनियों, और चिक्कार करके कह दो कि अब इस बार वर्दी लेकर ही लौटेंगे। प्रश्न कह रहा है बताइए सरकीक विवाद इनमें से किन देशों के बीच में है? तो भारत और चाइना के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, पाकिस्तान और साथियों भारत के बीच में। तो सरकीक का विवाद जो है वो साथियों आप सभी को अभी हमने बताया गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है। तो गुजरात का जो कच्छ का रण का इलाका है और साथ में पाकिस्तान के साथियों सिंध प्रांत के साथ इसकी एक तरीके से विवादित चीजें जो हैं वो हैं। तो आप सभी लोगों को ये याद रखना होगा। यहां से आप सभी लोगों को भारत और पाकिस्तान का इलाका लगा लेना है। बोलो अगर कोई मन में संदेह हो तो। क्लियर है? सवाल को उड़ा दो ऐसे कि दूर से भी दिख जाए कि नहीं वाकई में आंसर आ गया। चलो अगला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है बताइए काला पानी क्षेत्रीय विवाद और काला पानी क्षेत्रीय विवाद भारत और किस देश के बीच में है? काला पानी में तो हमने आपको जेल बताई थी, आपको याद है काला पानी जेल? सर बिल्कुल बताई थी। किस देश के साथियों साथ में पड़ती है? तुरंत बताएंगे सर नेपाल में।
आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा काला पानी जेल, जहां पर कोई जाता था लेकिन जीवित वापस नहीं आता था। हमारे भारत के एक प्रमुख नेता हैं, आपने सुना होगा साथियों, वीडी सावरकर। उनको 2 जन्मों की काला पानी की सजा हुई थी। 2 जन्मों का मतलब एक टाइम टेन्योर पूरा करेंगे, फिर से एक और पूरा करेंगे। एक में तो वापस नहीं आ पाते थे, जितना शरीर का वजन होता था उतना लोहे की साथियों जंजीरें सलाखें उन पे लाद दी जाती थी, उनसे बांध दिया जाता था। क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में बस्तियों का आदान प्रदान हुआ था? अभी आप सभी लोगों को याद होगा 2015 में किया गया यह समझौता। वाह क्या बात है। प्रश्न को देखिए एक बार, सभी लोग शेयर कर दो भाई। हैं क्लास में इतना बढ़िया कंटेंट, फिर उसके आधार पर बनाए गए क्वेश्चंस पीवाईक्यू आधारित, और उन पर आपको साथियों मेहनत कराना, ये मेहनत की बात है, तो उसके लिए एक बार लाइक और शेयर करते रहिएगा। कह रहा किस संविधान संशोधन द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में बस्तियों का आदान प्रदान जो है वो किया गया था? तो 6वां संविधान संशोधन था। इसको आप सभी लोग याद रखना, 100 नंबर का किया गया था, ये आप सभी को याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के मन में आपके संदेह होना लाजमी है, लेकिन पूरा सवाल पढ़ोगे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप सभी लोग ध्यान रखना, एक सच्चर समिति है, पहली बार आप सुन रहे होगे। एक बार सभी लोग जिन्होंने पहली बार इस नाम को सुना हो वो लोग एक बार अपने गुलाबी हाथ लहरा दें कि हाँ सर इसे हमने पहली बार सुना है। सच्चर समिति कभी सुना है आपने इसके पहले? सर सुना ही नहीं था। सच्चर समिति जो थी, जिसे, या आप ऊपर आगे पढ़िए, अन्य समझौतों के इतर, यहां पर देखिए सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता सुना था, 1960 में किया गया था। सच्चर समिति के आधार पर यह समझौता किया गया था। यह समझौता 1960 में किया गया था। अब आप सभी लोग यहां पर सिंधु जल समझौते से जुड़े हुए कुछ बिंदु बना लीजिए। सिंधु जल समझौता जो है उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु बना लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे। सिंधु जल समझौता जो किया गया था वो साथियों आपके मन में सवाल छोड़ेगा, भाई कब किया गया? तो 1960। किन देशों के साथ किया गया? तो भारत व पाकिस्तान के साथ में यह समझौता किया गया था। इस समझौते के तहत साथियों पाकिस्तान जो है उसको 3 नदियों का जल जो है वो मिलेगा प्रमुख रूप से, और इसको 80% 3 नदियों का जल जो है वो साथियों मिलेगा। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले सिंधु नदी है जिसका 80% जल ये यूज करेगा। इसके बाद झेलम नदी है। इसके बाद साथियों आप सभी लोगों को चिनाब नदी मिलेगी जिसका 80% जल ये यूज करेगा। इसके बाद आप सभी लोगों को 3 ऐसी नदियां हैं, या 3 नदियों का साथियों ध्यान रखना जल, जिसमें 20% ये पाकिस्तान यूज कर पाएगा। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो हैं रावी, साथ में व्यास, और इसके बाद सतलज। ये आप सभी लोग याद रखना। तो ये 3 नदियां हैं जिनका 20% जल ही पाकिस्तान यूज कर पाएगा। ये सिंधु जल समझौता है। भारत इसे साथियों ध्यान रखना एक तरीके से भेदभावपूर्ण मानता है, और अभी बीच में इस पर रोक लगाने की भी बातचीत जो है वो चल रही थी। हालांकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बीच में विश्व बैंक था। याद करिए इसके बाद में भारत को क्या मिला? तो भारत में साथियों ध्यान रखना, आप सभी को याद रखना, 80% जल जो है वो रावी, व्यास और सतलज, इसका उल्टा करते जाइएगा। 80% रावी, व्यास, सतलज का जल भारत यूज करेगा, जबकि 20% साथियों सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का यूज भारत करेगा। तो यह समझौता हुआ था 1960 में। 2000 अभी 25 में जब पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध थोड़ा सा गड़बड़ हुए थे तो इसे तोड़ने की बातचीत जो है वो चल रही थी। हालांकि इसको तोड़ना विश्व बैंक के साथ समझौता तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक था जिसने समझौता कराया था। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए जरा, बताइए फटाफट, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के इनमें से किन 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के किन 2 देशों के बीच में विवाद जो है वो प्यारे दोस्तों चल रहा है? जल्दी से बताइए फटाफट। वैसे आप सभी लोगों को ये पॉइंट जो है वो हमने समझाए ही नहीं बल्कि रटा रखे हैं। जल्दी से बताते रहिए फटाफट से। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के इनमें से किन 2 देशों के बीच में अभी विवाद जो है वो एक तरीके से चल रहे हैं? जल्दी से बताते रहिए फटाफट से। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, मिटा दो उन लश्करों को जिन्होंने ये धमकियां दी थी इस बार भारत का झंडा अपने देश लूट कर ले जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो विनोद, जल्दी से बताओ फटाफट। सियाचिन जो समझौता था इसको लेकर भी सवाल आए थे, जल्दी से देखिए फटाफट से। वाह जी वाह, बहुत ही शानदार। इसको लेकर के बहुत सारे विवाद भी हैं, जैसे डोकलम विवाद इत्यादि आप सभी लोगों ने सुने भी होंगे, है ना। तो कसम खा लो कि वर्दी इस बार चाहिए, है ना। कसम खा ली है क्या भैया? कसम खा के ही बैठे हैं, है ना।
तो कसम खा करके ही बैठे हो, तो जल्दी से बताओ। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद, जल्दी से, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। 90% बच्चों के उत्तर जो हैं वो आ रहे हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। अच्छा, आपने कहा सर इसका उत्तर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। देखो, सियाचिन ग्लेशियर है, ये एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां पर हम सभी लोग पढ़ते हैं। तो साथियों, आप सभी को याद होगा कि एक तरीके से हमारी सेनाएं जो हैं वो यहां पे लगी हुई हैं, है ना। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि सर इसका उत्तर ए होगा और बी होगा, दोनों में कंफ्यूजन बनाना आपका, यही क्लियर करना है साथियों। इसके बाद भारत और चीन, चीन पाकिस्तान के बीच में तो पड़ता ही नहीं, भारत और नेपाल से इसका कोई मतलब नहीं। अब जरा देखो, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? भारत और चाइना के बीच में विवाद नहीं है इस चीज को लेकर के, विवाद पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद जो है वो चल रहा है। तो किसके बीच में चल रहा है? तो आप सभी लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में लगा लेंगे। अगला सवाल देखिए, अभी तो भाई साहब टेलर है, पिक्चर तो अभी असली बाकी है। जल्दी से बताओ फटाफट से, आंसर बताते रहना। सबसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि नंबर उन्हीं के बढ़ेंगे जिनके पेपर में, साथियों ध्यान रखना, अंक आते हैं। जल्दी से देखो, क्वेश्चन कह रहा है देश, राजधानी, इसके बाद मुद्रा और उसकी संसद का नाम। जल्दी से देखो, जल्दी से फटाफट। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आने दीजिए जिनको जो कहना है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अपन मेहनत करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं। जब तबीयत खराब थी तब भी 12-12 घंटे मैराथन से हम पीछे नहीं हटे थे, और आज भी हम यही कहते हैं कि पेपर के पहले जान झोंक देंगे। बस इतना याद रखना, ना तो कोई आरोप, ना तो कोई प्रत्यारोप, ना तो कोई दुख, ना तो कोई तकलीफ, बस इतना सा है, ईमानदारी से काम, और आज भी कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। फिलहाल अगला पॉइंट देखिए, देश, राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम। साथियों, आप सभी के सामने प्रश्न है, कह रहा है बताइए बांग्लादेश। साथियों, इससे एक प्रश्न आता है, पड़ोसी देशों को ही हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। राजधानी का नाम साथियों ढाका है, मुद्रा का नाम यहाँ की टका है, संसद का नाम इसकी जातीय संसद है, जो आप सभी लोगों को याद रहेगी। अगला पॉइंट कह रहा है बताइए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा का नाम अफगानी है, संसद का नाम प्यारे साथियों शोरा है। भूटान आप सभी लोगों को याद रखना है, देश का नाम है, राजधानी का नाम थिम्पू है, मुद्रा का नाम साथियों न्यूगट्रम है, और अगर हम बात करें संसद का नाम तो संगंडू है। ये आप सभी लोग याद रखना, क्लियर है? अगर आप सभी लोगों को यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कैसे याद करें सर? इसको याद करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बांग्लादेश को आप देखिए, टका, मतलब स्थिति ही थोड़ी सी खराब हो गई, कहते नहीं कि टका शेर सब कुछ मिल रहा है, तो आराम से मुद्रा वहां की बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो वो आप सभी लोगों को याद रहेगा। अगर हम बात करें ढाका की, तो साथियों वहां की राजधानी है। फिलहाल अफगानिस्तान, काबुल यहाँ की एक नदी है अफगानी, अफगानिस्तान के नाम पर ही मुद्रा है, और संसद शोरा का निर्माण भारत ने ही करवाया था, भारत ने ही यहाँ के लिए पैसे जो हैं वो एक तरीके से फंड दिए थे। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों में, नेपाल की बात करें, नेपाल काठमांडू इसकी राजधानी है, आप सभी लोग जानते हैं, यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर भी पाया जाता है, इसको आप याद रखना। अगर हम बात करें यहाँ की मुद्रा, तो रुपया आपको मिलेगी, नेपाली रुपया है। साथियों, संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो इसकी राजधानी का नाम साथियों नैपीडा है। अगर हम मुद्रा की बात करें तो कियात है, और संसद का नाम अगर बात करें तो पाइथू हलिंतो है, यह आप सभी लोग याद रखना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें देश की, तो पाकिस्तान है, इसकी राजधानी का नाम साथियों ध्यान रखना इस्लामाबाद है। और अगर हम मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी है, साथियों ध्यान रखना, वो भी रुपया है, ये आप सभी लोग याद रखना, पाकिस्तानी रुपया जो है वो इसकी मुद्रा का नाम है, ये आप सभी लोग याद रखना। और अगर हम संसद की बात करें तो मजलिस ए शूरा नाम की यहाँ की आप सभी लोगों को संसद जो है वो दिख जाएगी। लगातार एक तरीके से साथियों सवालों को करते चलिए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने है पहला, जल्दी से बताइए भूटान की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? जल्दी से बताइए फटाफट से। आप सभी के जितने भी साथियों, दोस्त, साथी, यार हों, उन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। आप सभी लोगों के, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम, जो आपको साथियों कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसमें एक टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है। अभी क्लास के बाद आप डायरेक्ट लिंक पर जाइएगा और वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आ जाइए। कह रहा है बताइए भूटान की इनमें से आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? टका है, टका आप सभी लोग जानते हैं, बांग्लादेश की है, हटा दीजिए। म्यांमार की क्यात आप सभी को खत्म कर देना है।
अब बचा न्यूगल्ट्रम, तुरंत उत्तर लगाइए, फटाफट आंसर आपको मिल गया। न्यूगल्ट्रम जो है वो मुद्रा आपको मिल जाएगी। अब इसको याद करने के लिए एक बार इस चार्ट पर आपको जाना पड़ेगा। ये चार्ट कोई ऐसा मामूली चार्ट नहीं है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है जो पेपर में आएगा, और पीछे के पेपर उठाकर देख लीजिए, आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो आराम से चलिए। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बताइए जातीय संसद इनमें से किस देश की संसद का नाम है। अब देखो जल्दी से बताओ साथियों, फटाफट। आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा था बांग्लादेश जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जातीय संसद जो है उस संसद का नाम मिल जाएगा। सभी को याद है मुद्रा का नाम, यहाँ की आप सभी को टका मिल जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की सारी कंडीशंस आपको मैंने पढ़ा दी हैं। अब सवाल ये सब बहुत छोटे हैं, क्वेश्चन तभी मतलब कंटेंट जब पूरा क्लियर हो जाता है तो फिर ये सवाल कुछ बचते ही नहीं। मैं आपको इसलिए ये टॉपिक वाइज क्लियर करा रहा हूं क्योंकि जब मैं मैराथन्स लूंगा लंबी लंबी तो उसमें ये सारी चीजें आप सभी लोगों को याद हो जाएंगी, है ना। चलो आ जाओ जल्दी से बताओ। कह रहा है म्यांमार की इनमें से नई राजधानी का नाम क्या है। म्यांमार की नई राजधानी, अच्छा म्यांमार को पहले बर्मा भी बोलते थे कि नहीं, आप सभी लोग बताना। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम जो है वो साथियों बर्मा है, बर्मा है। अब ये मन में सवाल जरूर आया होगा कि कहीं बर्मा तो नहीं दे रहा है, तो चलो बर्मा को लगा लेते हैं। बर्मा को नहीं लगाना है, जल्दी से बताइए फटाफट। म्यांमार का पुराना नाम आप सभी लोगों को पता रखा है, जल्दी से बताइए। म्यांमार की अगर नई राजधानी की बात करें तो साथियों आप सभी लोगों को सिखाया था 2005 में इस नई राजधानी का निर्माण जो है वो कराया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे नई राजधानी कब बनाई गई तो 2005 में इसका निर्माण जो है या इस राजधानी को घोषित किया था बर्मा ने। हालांकि काफी विवादित क्षेत्र है साथियों, आप सभी लोगों को याद करना होगा नेपिडा जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी जो है वो हो जाएगी। आप सभी लोग याद रखना। क्या यहाँ की मुद्रा है, आप सभी लोगों को कोई भी पॉइंट फंसेगा ही नहीं, जब पूरा याद ही कर लोगे तो क्या ही रह जाएगा। नेपिडा राजधानी, क्या मुद्रा, संसद का नाम पाइथु हलंतु है, ये आप सभी को याद रहेगा। अगला देखो, जैसे ही जैसे सवाल पर बढ़ते जाओगे चीजें जो हैं वो याद होती जाएंगी और बढ़िया कंटेंट में मिलता जाएगा। आपके सामने प्रश्न है श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी कौन है। 1982 में श्रीलंका ने बदलाव किया, उसने कहा कोलंबो जो है वो हमारी ज्योग्राफिकल राजधानी है, उसको हम हटा के रखेंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन अब हम श्री जयवर्धनापुरम को एक तरीके से जो हमारे सामने दे रहा है श्री जयवर्धनापुरे, 1982 से श्रीलंका ने अपनी राजधानी जो कि प्रशासनिक रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इंपॉर्टेंट है उसको बना दिया है। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है। अब सोरा नाम की संसद, ये तो भारत ने ही बनवाई थी, इसके लिए फंड भी भारत ने दिया था। भारत ने कहा था अफगानी साथियों एक तरीके से कल्चर तो हो लेकिन भारत भी उसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो साथियों, इसके लिए भारत ने पैसा दिया था। अफगानिस्तान के साथ में सोरा नाम की संसद थे, आप सभी लोग याद रखना। मुद्रा का नाम अब सभी को पता है कि भैया क्या है इसकी, तो सभी को याद है अफगानी नाम की यहाँ की मुद्रा है और चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रहेंगी। राजधानी काबुल सभी को याद रहेगा जहां से बाबर आया हुआ था, ये आपको याद है। तो जब आप किसी देश को पढ़ें तो 3 पड़ोसी देशों से जुड़े हुए प्रश्न आराम से याद करने की कोशिश करें। एक काबुल, दूसरा अफगानी, तीसरा साथियों एक तो आपकी साथियों राजधानी, दूसरा मुद्रा, तीसरा वहां की संसद का नाम। यदि तीनों पॉइंट क्लियर हो जाते हैं तो फिर प्रश्न जो है वो आराम से सॉल्व होते जाते हैं। तो यहां तक आपका कोई भी पॉइंट एक तरीके से नहीं प्रॉब्लम में होगा। अगला देखो, अब आते हैं भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय प्रतीकों पर प्रश्न पूछ लेता है और ये पिछले एग्जामों में खूब पूछा गया है। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल है, आपसे मैं पूछ दूं कि बताओ श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप नहीं बता पाओगे। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है इसके बारे में आपको क्या मतलब, मैं क्या कह रहा हूं, किसी को नहीं पता होता है, जेन्युइन पढ़ना ही नहीं होता है। इतना कौन पढ़ता है, अपने भारत का याद कर लें। भारत के बारे में ही मैं आपसे पूछूं, बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, आप कहोगे सर बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। इसको कब बनाया गया था, मुंह भाई साहब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि हमको शायद इसकी जरूरत नहीं लगी, है ना, लेकिन याद होना चाहिए। इसको 1972 में हमने बनाया था। 1973 से आप सभी को पता है प्रोजेक्ट टाइगर को हमने लॉन्च कर दिया था। वो सारी चीजें जो हैं वो हमारी बिल्कुल दिमाग में रहेंगी। अब भारत को ही याद करना इतना कठिन था, फिर यूपी की अगर बात कर दे तो बारासिंगा। अब सोचो, यूपी का याद हो गया, भारत का याद हो गया, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं अब उनके याद करते बैठो, फिर भारत के 28 राज्य, यूनियन टेरिटरी, सबके याद करें तब तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर जब जिस पॉइंट को पढ़ो उसको पूरा क्लियर करते हुए चलो। अब मेरी क्या आपकी भी ये मजबूरी है, इसको मैं पढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि पेपर में फंसेगा तो आप इसको कर पाओगे। आराम से सीखना और देखना।
अगर हम बात करें चीन की, तो चीन का राष्ट्रीय पशु जो है वो जायंट पांडा है। ध्यान रखना क्या है भाई, पांडा है, आप सभी को याद रहेगा। राष्ट्रीय खेल की बात करें टेबल टेनिस, इसको आप जरूर याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहां पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे और चीजें बढ़ेंगे। साथियों आपके सामने है देश का नाम नेपाल। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो पशु है साथियों, ध्यान रखना गाय। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यहां पर आपको वॉलीबॉल जो है वो मिल जाएगा। अगर हम बात करें देश का नाम भूटान। अगर यहां के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो टॉकिन है साथियों। इसके बाद राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसको आराम से करते हुए चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है बताइए बांग्लादेश के बारे में। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसको हम सभी लोग पढ़ते हैं। साथ में राष्ट्रीय खेल की बात करें तो कबड्डी आपको राष्ट्रीय खेल मिल जाएगा। अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी यहां का साथियों जंगल फाउल है। और अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल। अच्छा एक चीज देखो, श्रीलंका की और ऐसा कौन सा ऊपर देश है जिसके राष्ट्रीय खेलों में समानता है, कोई बताएगा? कौन सा ऐसा देश है जिसका वॉलीबॉल ही राष्ट्रीय खेल है? अब ये सब चीजें आपको क्लियर करती हुई दिखेंगी। नहीं कर पाओगे तो कोई दूसरा करेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, और अगर आप कर ले जाओगे तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। चलो आ जाओ, चलते हैं, अभी आगे चलते हुए देखेंगे सारी चीजें। हाँ बताओ भाई, किसी ने याद किया था? उस टाइम याद कर लोगे तो मजा आ जाएगी, जैसे आप पढ़ रहे हो। कह रहा है बताइए पाकिस्तान, इसको जरूर याद रखना। राष्ट्रीय पशु जो है वो मारखोर है। ये मारखोर जानते हैं, एक प्रकार की बकरी होती है जो पहाड़ों में पाई जाती है, खासकर ठंडे क्षेत्रों में। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो फील्ड हॉकी जो है या हॉकी ही है, इसको याद रखना। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है साथियों। लेकिन ये बात आप सभी को याद रखनी होगी कि ये जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसको आरटीआई के माध्यम से भारत सरकार से जब पूछा गया कि बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो सरकार ने कहा राष्ट्रीय खेल भारत का कोई है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। तो ये आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न जरूर रहेगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन वास्तविकता में आपको कोई भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब आरटीआई के माध्यम से सरकार ने मना कर दिया। अब मजेदार सवाल, बताओ इनमें से तीरंदाजी कौन सा ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? तो तीरंदाजी किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो एक तरीके से कहा जाता है। अभी आराम से एक एक चीज जो है वो हमने आपको सिखाई है। तीरंदाजी जो है वो किस देश का, हमारे पड़ोसी देश का राष्ट्रीय खेल है, जहां पर अर्थव्यवस्था के संसाधन बहुत लिमिटेड हों, चीजें बहुत कम हो और लोग जो हैं वो कल्चरल हों। आप पड़ोसी देशों में ऐसी चीजें जब देखोगे तो भूटान के साथ ज्यादा दिखेंगी। अगर आप भारत के साथ पड़ोसी सीमाओं में देखो तो भूटान का राष्ट्रीय पशु जो है वो टॉकिन और खेल जो है वो तीरंदाजी आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको साथियों तुरंत उत्तर लगा लेना है, तीरंदाजी जो है वो भूटान का क्या है, राष्ट्रीय खेल मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, आराम से बताते चलिएगा। जिस भी प्रश्न में आप फंसे उसको तुरंत ही सॉल्व कर लीजिएगा, थ्योरी के साथ पूरा का पूरा कंटेंट आपका है। नेपाल का इनमें से राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल के बारे में पूछ रहा है। बाघ, गाय, साथियों हाथी या शेर? अच्छा एक बात बताइए, गाय हमारी एक तरीके से कह सकते हो माता है, और माता मानते ही है और कहते भी है। और इस बात को आप वैदिक साहित्य से जोड़कर देखिए तो वैदिक साहित्य में गाय को अघन्या कहा जाता था। इसका मतलब होता था कि कोई इसे मार नहीं सकता है, मतलब इसे ना मारा जाने वाला पशु कहा गया था। अधिकांशतः युद्ध जो थे, जैसे दासराग युद्ध, कारण अगर आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको गाय मिलेंगे, या कोई भी साथियों अगर मतलब व्यापार इत्यादि होता था तो उसमें भी गाय को ही एक तरीके से महत्व दिया जाता था। नेपाल ने आप सभी लोगों को यहां पर देखा होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ का नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु था वो गाय था। ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखना। नेपाल जो है उसका अगर हम राष्ट्रीय पशु देखें तो आप तुरंत याद कर लोगे गाय था। इसी वजह से सब पढ़ा रहा था कि आप जब पेपर में बैठें तो आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार ये सब तो पढ़ा हुआ है ना। चलो आ जाओ जल्दी से। कह रहा है बताइए मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? मारखोर जल्दी से बताओ। आपको याद कराया था, इसको एक प्रकार की पहाड़ी बकरी कहते हैं, है ना। अभी आपको पीछे पढ़ाया भी था, और ना याद हो तो यहाँ पर मैंने पॉइंट बताया भी था, तो उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान के साथ इसको लिख लेना कि एक प्रकार की पहाड़ी साथियों बकरी है, जिसको हम सभी लोग ठंडे क्षेत्रों में या बर्फीले क्षेत्रों में ज्यादा पाते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखना, मारखोर जो है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो तुरंत याद करेंगे सर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, याद हो जाएगा। कोई मन में संदेह? आगे चलो।
अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका और नेपाल का। हा, मैंने आपसे ये सवाल पूछ भी लिया था, लेकिन उस समय आपने नहीं बताया था। मैंने आपसे कहा था कि कौन से ऐसे देश हैं या कौन सा ऐसा देश है जिसका श्रीलंका के जैसा ही राष्ट्रीय खेल है। तो श्रीलंका और साथियों नेपाल का राष्ट्रीय खेल दोनों का वॉलीबॉल आपको मिल जाएगा। किसी एक को याद कर लो तो भी याद हो जाएगा, किसी एक को भी याद कर लो तो आपका याद हो जाएगा। ये थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप पेपर में जब बैठोगे तो ये सब चीजें आपके काम आएंगी, इसीलिए। और इसकी पीडीएफ आपको अभी हम भेज देंगे, बस इसके लिए पहले आप सभी लोग सीख लीजिए। तो यहां पर आप सभी लोगों को वॉलीबॉल मिल जाएगा। याद रखना, पाकिस्तान का और भारत का दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कह रहा है चीन का राष्ट्रीय खेल। वाह, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जल्दी से बताइए, वाह जल्दी से बताइए। पहला तो इसे ही पढ़ाया था। चीन को आज के बाद से कभी चीन मत याद करना, इसको टकला देश कहना, ठीक है। वैसे इसके यहाँ एक साथियों ध्यान रखना, मरुस्थल भी पाया जाता है जिसको टकला मरुस्थल या टकला मकान का साथियों मरुस्थल कहते हैं। वाह जी वाह, कैसे हो सर? आ जाओ जल्दी से, फटाफट से तो हम क्लियर कर लेते हैं। चीन का इनमें से राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ रहा है। क्यों आपसे कहा था? देखो, जूडो कराटे तो साइड में रख दो, इनसे कोई मतलब ही नहीं। यहां पर आप सभी लोग चीन को एक बार नजर भर के देख लो, अपने आप ये टकला हो जाएगा है। जरा देखो, कह रहा है राष्ट्रीय पशु, तो जॉइंट पांडा आपको याद रहेगा। और राष्ट्रीय खेल का पूछे तो टेबल टेनिस, तुरंत आपके सामने उत्तर निकल के आ जाएगा। लगा लो जल्दी से, तुरंत आपका उत्तर जो है वो साथियों निकल आ जाएगा, टेबल टेनिस। क्लियर है? अब आपने पढ़ा था भारत के पड़ोसी देशों में कोई भी ऐसा देश नहीं था जिसमें आपको कराटे या जूडो मिला हो। कोई मिला था? कोई नहीं मिला था। तो मैंने आपके पहले ही कह दिया, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपके नंबर जो हैं वो 10% से ज्यादा तक बढ़ सकते हैं। ये आप फायदा पेपर में देखोगे। चलो आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है भारत और पड़ोसी देशों के प्रमुख सैन्य अभ्यास, किस देश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। चलो आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है सैन्य अभ्यासों को मुख्य उद्देश्य से आपसी तालमेल के लिए किया जाता है। ये थ्योरी है, इसको आप ये समझिएगा कि जैसे पेड बैचेज में नहीं हम तैयार कराते हैं बच्चों को, वैसे ही आपको तैयार करा रहे हैं और बहुत जल्दी करा रहे हैं। 2 घंटे में पूरे टॉपिक आपके खत्म, एक टॉपिक पूरा, जिसमें आपके भारत के पड़ोसी देशों के 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट, उन 10 पार्टों में एक पार्ट है सैन्य अभ्यास का। क्यों आप अलग अलग करते हो तो याद नहीं होता, इसी वजह से। अब आप एक साथ करोगे याद हो जाएगा। कह रहा है बताइए इनमें से क्या करना है? तो एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना, आपसी तालमेल बनाना और आधुनिक युद्ध तकनीकी को साझा करना। पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे ऐसा, हालांकि करते जरूर हैं लेकिन वो दुखी मन से। अब इसके लिए एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको आप याद कर लीजिए। एक तरफ अभ्यास का नाम, दूसरी तरफ भागीदार देश, तीसरी प्रकार, उसका प्रकार कौन सा है, या थल सेना से, जल सेना से। अब इसको पता क्या करना है? इसको बिल्कुल नहीं सोचना है ना याद करना है, इसको सिर्फ मेरे साथ पढ़ना है। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा अपने आप धुआं काट दोगे। देखो सवाल को, कह रहा है बताइए इनमें से संप्रति नाम का युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के साथ प्रीति थी, प्रेम था, तभी तो भारत मरने चला गया था, इसके लिए लड़ने चला गया था। थल सेनाओं ने साथियों ध्यान रखना इसके युद्ध अभ्यास को साथियों शुरू कराया था। अगर हम सूर्य किरण की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों, ध्यान रखना। नेपाल के साथ आप सभी लोग देखेंगे थल सेनाएं अभ्यास करती हैं। हैंड इन हैंड, ये चाइना का है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये याद रखना। चाइना के साथ हमारे संबंध भी तो ऐसे हैं, लेने देने पड़ जाते बीच बीच में, तो ये याद रखना। हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच में जो थल सेनाएं हैं उनके बीच का ये युद्धाभ्यास है साथियों। 2.5 फुट, माफी चाहूंगा लेकिन ये इनकी हाइट बड़ी कम होती है। हमारे यहाँ आम बोल चाल में साथियों घरों में बोल देते हैं ये 2.5 फुट का व्यक्ति क्या ही कर लेगा। तो ये चाइना के जो सैनिक होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं। ये भारत के सैनिकों को जो कि 6 फुट के हैं उनको उकसाया करते हैं, और जब फंस जाते हैं तो फिर भाई साहब भागते भागते फिर कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मित्र शक्ति, ये एक युद्ध अभ्यास है जो कि भागीदार देश भारत और श्रीलंका है। अब मित्र के साथ शक्ति मिल गई। देखो अगर आप मित्रता की बात करोगे तो साथियों श्रीलंका के साथ हमने खूब निभाई है। अभी आपातकाल लग गया था श्रीलंका में, वित्तीय आपातकाल, तो भी भारत ने सपोर्ट किया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच की जो थल सेनाएं हैं वो करती हैं साथियों। सिलनेक्स, ये भाई साहब थोड़ा अलग ही टाइप का है, क्योंकि इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया। इसका मतलब ही है कि भारत की जो नेवी है वो सिलनेक्स बिंदु पर जाकर के श्रीलंका के साथ युद्धाभ्यास करेगी, तो इसीलिए इसको सिलनेक्स दिया गया है नाम।
क्योंकि ये नेवी का युद्ध अभ्यास है। अगर हम इम्बेक्स की बात कर दें तो ये भारत और म्यांमार के बीच में थल सेनाओं का युद्ध अभ्यास है। और इक्विवेरिन का नाम अगर हम देखें तो भारत और मालदीव के बीच की जो थल सेनाएं हैं वो युद्ध अभ्यास करती हैं, उनको ये नाम दिया गया है। परेशान नहीं होना है, जो याद हो गया बेस्ट है, नहीं याद हुआ राम राम जी की। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि एक बार में तो भाई साहब तुम्हें क्या, हमें भी याद नहीं हुआ। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखो एक बात सच है, एक बोपदेव नाम के व्यक्ति थे, मैं छोटी सी आपको बात बताऊंगा, शायद ये आपको बहुत मोटिवेट करेगी। बोपदेव को कुछ याद नहीं होता था। उनके पिताजी ने राज्य में घोषणा करा दी कि जो मेरे इस पुत्र को, मेरे नालायक पुत्र को पढ़ा लिखा देगा, सिखा देगा, उसको मुंह मांगा इनाम देंगे। ऋषि मुनि तपस्वी जितने साथियों गुरुकुल चला रहे लोग थे, सब एक तरीके से लेकर गए, लेकिन बोपदेव को याद नहीं होता था। एक ऋषि मुनि लालच में आकर के बोपदेव को और ले जाते हैं, गुरुकुल में रखते हैं बोपदेव की संगत में, और जो विद्यार्थी थे वो भी पढ़ना भूल गए, पढ़ते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि बोपदेव को पढ़ना ही नहीं आता था। पढ़ते थे, सुबह याद कराया शाम को भूल गए, शाम को याद कराया सुबह भूल गए। बोपदेव का मतलब कंसंट्रेशन नहीं था, उनका ये उद्देश्य ही नहीं था कि वो याद करेंगे। तो गुरुकुल में जो गुरुजी थे उन्होंने उनको भगाया, कहा भाई तुम जाओ, नहीं तो और भी नहीं पढ़ेंगे। अब वो निराश होकर जंगल में बैठ गए। जंगल में साथियों माता सरस्वती का एक रूप धारण करके बूढ़ी महिला आती है, जो बोपदेव को समझाती है कि ये जो कुएं की रस्सी है, देख पा रहे हो आप, सभी लोगों ने देखा होगा, एक गांव में कुएं होते थे या शहरों में भी, तो गरारी लगी होती थी। कहती है ये गरारी देखो कितनी ठोस पत्थर जैसी दिख रही है, और रस्सी बिल्कुल एकदम मुलायम है। जब बार बार इस पर से गुजरती है तो वो एक अपने चिन्ह छोड़कर जाती है। वही चिन्ह है जो दिखाता है कि रस्सी बार बार गुजरती है तो वो एक निशान डालती है। तो बार बार एक चीज को रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाता है। या आप सभी लोग याद रखना, बहुत ही शानदार तरीके से याद हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से देखो, क्वेश्चन अभी करा रहा हूं भाई। अगला देखो, सवाल करते हैं यार, क्यों सवालों के पीछे पड़े हो? सवाल तो दुनिया भर के आपने किए ही हैं, आ जाओ सवालों पर ही। मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कंटेंट के साथ आपको समझना। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत, अच्छा किरण नेपाल से निकलती है, आप सभी को अभी देखो बताया था। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में युद्धाभ्यास को कहा जाता है, तुरंत लगा लीजिए, है ना, याद रहेगा ना, किरण नेपाल से निकलती है, ये आप तुरंत याद कर लोगे आराम से। अगला कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाने वाला थल सेना का अभ्यास इनमें से क्या कहा जाता है? साथियों मित्रता में बड़ी शक्ति होती है, पीछे अभी पढ़कर आए हो, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच का है। संप्रति की बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच की थल सेनाओं के बीच में किया जाने वाला युद्ध अभ्यास है। तो संप्रति को आप याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच का अभ्यास था। तो तुरंत आप कहोगे सर भारत और बांग्लादेश के बीच में, आप सभी लोगों को मिल जाएगा, यहां पर आप सभी लोगों को याद रहेगा। वाह जी वाह, है ना। तो तुरंत आप कहोगे भाई कौन से देश के साथ है, तुरंत आप लगाओगे थल सेनाओं के साथ में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो तुरंत आपको संप्रति मिल जाएगा। बोलो याद है? ये जो थ्योरी है, ये मैं अकेला नहीं हूं भाई साहब, अभी हमारे साथ में दो और बब्बर शेर हैं जो दहाड़ने को तैयार हैं, और मुझे लग रहा है कि हम उनको अपने साथ में बुला ही लेते हैं। सर आ जाइए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और स्वागत ही मत करिए, मोहित सर का स्वागत करिए, जो मोहनी रूप धारण करके आए हैं, और पुलकित सर जिन्होंने पूरा अवतार ही बदल लिया है। अब ये टीम आप सभी लोगों को जो यूपी में धाड़ने वाली है, सर ये तो आज अभी टेलर था, बहुत सारे बच्चों तक तो हमारी आवाज भी अभी नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन अब आवाज दूर तक जाएगी। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जिस उद्देश्य और मुहिम के साथ आप हमसे जुड़ रहे हो, निराश नहीं होगे। कंटेंट में बड़ा दम है सर, हमने, आप भी देख रहे थे रात में कितनी मेहनत हम लोगों ने करी है, और आपसे इस चीज को लेकर डिस्कस भी हुआ था। तो सबसे पहले मैं पुलकित सर से ही पूछ लेता हूं। सर तो बिल्कुल बहुत बेहतर कंटेंट बनाए, 4:30 बजे उठ करके सर फिर लग गए 3:30 घंटे, क्योंकि 1 बजे अगर आप कंटेंट किताब बंद कर रहे आप ऐसे करके टीचर्स को नहीं आते, बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत, तब वो चुनिंदा क्वेश्चन छाट के ला रहे हैं जो पेपर में दिखेंगे डायरेक्ट। वह 8 बजे से सर एकदम दावा बोल दिया है, 10 बजे अपने मोहित सर आएंगे, है ना, बिल्कुल एकदम तुम्हें मोहित कर देंगे हिंदी में। फिर 12 बजे से मैं रीजनिंग आपके लिए लेके आऊंगा, बहुत अच्छा टॉपिक, वो भी वो टॉपिक जो एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन के आते हैं, जैसे कोडिंग डी कोड। और शाम को 4 बजे आदित्य सर हैं आपके, तो उसमें आपको ही नहीं है क्यों मोहित सर? एक बात कहूंगा, परीक्षा का समय बहुत 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है,
और जो मौके हैं एक बार अगर चले जाते हैं तो मुझे लगता है वर्षों फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते और हमारा सभी टीम से डिस्कशन साथी होगा कि हमें सिर्फ पढ़ाना है और बढ़िया पढ़ाना है, बेहतरीन पढ़ाना है, जिससे जब आप पेपर मदद मिले। ठीक है, और अभी इसी मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी क्या है, क्या आप जितने तुम्हारे सारे प्रश्न आप लिखते रहिएगा और जैसे ही परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा के बाद आपके सारे प्रश्नों तैयार हैं। और अभी हम इन चीज़ों में उलझना चाह रहे हैं। आपको जो मन आए वो आप करते रहिएगा, जो भी आपको बोलना बोलते रहिएगा कि ये आपका हक है, आपका अधिकार है। लेकिन सभी प्रश्नों का जवाब जब है वो परीक्षा के बाद ही बोलेंगे हम आपसे, क्योंकि अभी सिर्फ टारगेट है 8, 9, 10 जून। क्योंकि मुझे भी पता है, एक अध्यापक को भी इस बात का पता होता है कि जब विद्यार्थी असफल हो जाता तो उसका साथ कोई नहीं देता है, उसे जीवन भर स्वयं अपनी समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ये समय है, आप इस समय को गोल्डन समय आप बढ़िया बनाइए, बेहतरीन पढ़िए और अच्छा पढ़िए। और हम लोग भी अगर इन चीज़ों में उलझेंगे तो कंटेंट कब बनाएंगे, दिमाग भी टेंशन रहेगा, आपको अच्छी चीज़ें लाएंगे कहाँ से। तो जब दिमाग सही रहेगा तो अच्छी चीज़ें ला पाएंगे और पेपर के अकॉर्डिंग आपको हम पढ़ा पाएंगे। और अभी इसी उद्देश्य से हम लोग सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और बाकी ये सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और आप इस पर कोई दो राय नहीं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई नहीं छोड़ा जाता, भगवान श्री कृष्ण नहीं छोड़े गए तो हमारी क्या औकात है। बाकी सब चलता रहता है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा अपने बेहतरीन तरीके से। कहते हैं कि इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब सारी फसलें सूख गई तो फिर सावन का आना कैसा, जब तक राधा और श्याम नहीं तो फिर गोकुल बरसाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा, जब तक मंजिल मिल ना जाए राहों में रुक जाना कैसा, इतना भी डर जाना कैसा, जिए बिना मर जाना कैसा। होके ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूर की तरह निकलते रहिए, एक कदम पर बैठोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्त, धीरे ही धीरे सही पर अपनी राहों में चलते रहिए। बस इसी मुहिम के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। बेहते अभी इसके बाद सर की क्लास चली रही, मजा आ गया कंटेंट देखकर। भारत के पड़ोसी देश आनंद गुरुजी ने तो गर्दा गर्दा काट रखा है। पढ़ने वाले गुरुजी एक चीज बताएं, पढ़ने वाले शांति से पढ़ रहे हैं, उन्हें कमेंट से कोई मतलब नहीं। उन्हें पता है कि 32,679 में अपना नाम लाना बहुत ही एक चैलेंज है और उस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो उस मुहिम के साथ वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी कमेंट तो ये आते रहेंगे, सर आप बढ़िया से बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और इसके बाद मेरी क्लास है, पुलकित सर की क्लास है, बाकी फिर आदित्य सर की क्लास है, बाकी शाम को भी बहुत प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाने फोकस करेंगे, बाकी हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है सर। वैसे भी आप जानते हो कि हमारे कैसे आ रहे हैं, ये आप ही के लिए आ रहे हैं। और ये समझ लो कि अभी 10 बजे मोहित सर अपनी ये जो दिलों की वर्षा है क्वेश्चन के माध्यम से कराने वाले हैं। और पुलकित सर रीजनिंग में A+B के साथ में नए नए लॉजिकल पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। तो टॉपिक वाइज है तो सर लोगों का तो अपना दबदबा है, तो शुरू करते हैं। अब सभी लोग आ जाइए फिर से वापस अपने जीके जीएस के पोर्शन में। अभी तो आपकी पहले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश, फिर इसके बाद में बाकी चीजों को लेकर के, जैसे कि जनगणना हो गई, वही आपके सामने मानवाधिकार है, आतंकवाद, साइबर अपराध, इसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, यूपी जीके के सारे पार्ट्स मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको अगर ये लग रहा हो कि हम कैसे करेंगे पेपर के पहले अकेले इस सिलेबस को कवर, तो ये भूल जाइए। हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम है। साइंस के लिए हमारी आरती मैम है जो आपको कराएंगी, करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ में शुभम मैम है। अभी हमारी आधी टीम से आप मिल चुके हैं और आधी टीम अभी हमारी जब क्लास कराएगी तो आपको कराएगी। अभी 8 बजे से रेगुलर मेरी आपकी क्लास होगी, 10 बजे से मोहित सर की क्लास होगी और 12 बजे से पुलकित सर की, फिर आदित्य सर की आपकी शाम के 4 से 6 के बीच में क्लास है। ये हमारी सिपाही सीरीज जो शाम को हम एक प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। आज इसका डेमो है, आज मैं इसमें आपको 50 के करीब सवाल कराऊंगा, लेकिन यदि आप तैयार हुए तो इसमें आपको एक दिन में 2 पेपर 38 × 2 यानी 76 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके लिए मुझे समय नहीं लगेगा। पेपर के 5 दिन में आपको एक दिन में 100 सवाल तक कराऊंगा, आप टेंशन मत लेना। ये मतलब प्लान है, जितना हो सकता है अपन उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। कंटेंट में कोई कमी है नहीं। और एक चीज तो इतनी देर में आप जान ही गए होगे, वो तुम ही बता दो, क्या पढ़ाने में भी कोई कमी नहीं है। मास्टर बहुत खतरनाक है? इनको तो भाई साहब दूर कर ले। अच्छा माइक थोड़ा पास कर लेते हैं। अब ठीक है, मास्टर बहुत खतरनाक हैं, पढ़ाते बड़ा सुंदर से हैं। अब देखो मित्र की शक्ति, तुम देखते हो मित्रता में शक्ति होती है। अभी बीच में मैंने आपको एक लाइन भी सुनाई थी, है ना, कह रहा है बताओ किसके साथ है। अब देखो जल्दी से फटाफट बताओ। मैंने आपको बताया था बुरे वक्त में मित्र ही काम आता है। पड़ोसी देश में एक अभी वित्तीय आपातकाल लग गया था, याद है आपको, सिखाया था।
पड़ोसी देश में आपको एक वित्तीय आपातकाल लग गया था। कौन सा देश था? श्रीलंका, जिसके देश में वित्तीय आपातकाल लग गया था। याद है आप सभी लोगों को? इसी देश के साथ सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना और मित्र शक्ति नाम का भारत और श्रीलंका के बीच की थल सेनाओं के बीच में अभ्यास है। तो केवल एक पार्ट को मत समझो, पूरा का पूरा कंटेंट समझते चलो तो आप सभी लोगों को मित्र शक्ति याद हो जाएगा, भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के बीच में है। यहां पर एक पॉइंट और याद रखना कि वो पड़ोसी देश है ये जहां पर वित्तीय आपातकाल लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल लगाया गया था, वित्तीय आपातकाल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं पर साथियों श्रीलंका आप जाओगे तो एक हम्बनटोटा बंदरगाह भी पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा ये जो बंदरगाह है ये कहां पर पड़ता है? तो बंदरगाह जो है ये भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, श्रीलंका के क्षेत्र में ही मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कुछ अन्य महत्वपूर्ण साथियों ध्यान रखना तथ्य हैं, ये युद्धाभ्यास और बाकी चीजों से मिले हुए हैं। जैसे अगर हम मैत्री की बात करें तो मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में साथियों ध्यान रखना एक तरीके से होता है, इसको आप याद रखना। अगर हम दोस्ती की बात करें, भारत और मालदीव के बीच में और श्रीलंका के बीच में, तीर साथियों ध्यान रखना पक्षी, ये तटरक्षक अभ्यास है, मतलब जो बाउंड्रियां हैं उनके साथ में होने वाला युद्ध अभ्यास है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट की तो साथियों ये भारत और साथियों इंडोनेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश के साथ किया जाने वाला नौसेना गश्त युद्ध अभ्यास है। तो ये भी आप याद कर सकते हो। साथियों एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते चलिएगा। अगला पार्ट हम देखते हैं फटाफट से। भारत के पड़ोसी देश और उनमें समय समय पर नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। साथियों ध्यान रखना यहां पर प्रमुख नेता जो हैं उनकी सूची दी गई है। जैसे भारत के बारे में तो पता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों लोगों के बारे में आप जानते हैं। अब जैसे पड़ोसी देशों में किसके बारे में पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले नेपाल के बारे में। चलो आ जाओ जल्दी से, नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की अगर हम बात करें तो यहां पर साथियों राष्ट्रपति जो हैं वो रामचंद्र पौंडेल हैं। साथियों अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो बालेंद्र, साथियों ध्यान रखना, शाह अभी बन गए हैं। तो यहां पर आप सभी लोग बालेंद्र शाह को याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, क्योंकि करंट अफेयर्स में अपडेटेड सवाल जो हैं वो अभी, जैसे आपका होमगार्ड का पेपर हुआ तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि 2011 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है जो कि अतार्किक है। मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि बालेंद्र सिंह जो बनाए गए ये 2026 में मनोनीत अपॉइंटेड हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली जो है वो इनसे पहले थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग याद रखना, इन दोनों को याद रखना। अभी वर्तमान में बालेंद्र सिंह अपॉइंटेड हैं लेकिन केपी शर्मा रह चुके हैं, तो दोनों को दिमाग में रखना। ये अब आपको थोड़ा सा औरों से अलग याद करना पड़ेगा। साथियों बांग्लादेश की बात करें तो यहां पर मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद यूनिस खान यहां के, साथियों ध्यान रखना, इस समय प्रधानमंत्री का कार्यभार देख रहे हैं। आप जानते हैं नोबेल शांति विजेता है, नोबेल का शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है। यहां पर शेख हसीना जो हैं वो साथियों प्राइम मिनिस्टर थी, जिनको इन्हीं के देश ने साथियों यहाँ के निवासियों ने भगा दिया है, यहाँ के लोगों ने भगा दिया है। तो अब आप यहां से एक प्रश्न और याद कर लेना कि भाई शेख हसीना जो थी, ध्यान रखना शेख हसीना याद रहेगा तो आराम से आप कर लेना, इसके पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। ये अभी मोहम्मद यूनिस मुख्य सलाहकार, एक तरीके से प्रधानमंत्री का ही पूरा रोल प्ले कर रहे हैं और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल है आप सभी लोगों के लिए साथियों श्रीलंका देश को लेकर के। यहां पर अनुराग कुमारा साथियों दिशा नायके जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, जबकि हरिणी अमरासूरिया जो हैं वो यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में आपको याद रहेंगी। अगर हम भूटान की बात करते हैं तो यहाँ पर जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो हैं वो साथियों एक तरीके से राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का मतलब क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थिति है, यहाँ पर राजा का पद अभी भी बनाया गया है, तो वो एक तरीके से जैसे ब्रिटेन में नहीं संवैधानिक राजतंत्र है साथियों, वहां के जैसी यहाँ पे स्थिति है, राजाओं को भी बनाए रखा गया है। प्रधानमंत्री मेन सेरिंग तोब्गे हैं, वही साथियों चीजों को देखते हैं। अगला हम देश देखेंगे पाकिस्तान, इसमें आसिफ अली जरदारी जो है वो राष्ट्रपति और शहबाज साथियों शरीफ जो हैं वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके पहले आप जानते हैं जो इरफान करके नहीं थे, इमरान खान थे, जिनको अभी वहां की जेल में बंद रखा गया है। चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मेन काम इनके देश में यही देखते हैं। ली कियांग प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो बिल्कुल काम के नहीं है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर सभी को याद है कि यहाँ पर भाई साम्यवादी सरकार चलती है, जिसकी पोलिट ब्यूरो है अपने आप में वही सारी चीजों को मॉनिटर करती है। शी जिनपिंग उसका पूरा नेतृत्व जो है वो एक तरीके से देखते हैं। अब आप बात कर लेते हैं वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है। अब जरा देखो मजेदार चीज,
सबसे बड़ी चीज ये है कि ना तो आपके सामने बालेंद्र शाह नाम के कोई ऑप्शन दे रहा है। ध्यान से देखना, मैं क्यों आपसे कह रहा हूं कि आप स्टैटिकल थोड़ा बनिए, दूसरों से अलग याद करिए। अभी वर्तमान में तो बालेंद्र शाह है, अगर आपसे पूछेगा वो वर्तमान का तो आप याद करके बैठे हो, लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ गया वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री और उसमें बालेंद्र शाह का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप केपी शर्मा ओली को लगाएंगे। बोलो याद रहेगा? मजा तभी आएगा जब आप चीजों को याद करते चलेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद यूनिस किस देश के अंतरिम मुख्य सलाहकार हैं? पाकिस्तान के हैं? नहीं, यहां पर तो आप सभी को पता है शहबाज जो हैं उनकी चल रही है सारी चीजें। म्यांमार की आपको नहीं मिलेंगे भाई। मोहम्मद यूनिस जो हैं वो बांग्लादेश में शांति के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, आप सभी लोगों को याद रखना होगा। श्रीलंका की बताइए वर्तमान में महिला प्राइम मिनिस्टर का नाम इनमें से क्या है? जल्दी से बताइए। अब जब आपको कंटेंट मिल जाता है तो आप आराम से कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो हरिणी जो हैं अमरा सूर्या, जो आप सभी लोगों के सामने हैं, मिल जाएंगी। इनको आप चाहे तो याद कर लीजिएगा और चाहे तो नोट्स में बना लीजिएगा। यहां पर आपके सामने हरिणी अमरा सूर्या हैं। इसके बाद अनुराग कुमार दिशा नायके जो हैं वो यहाँ की राष्ट्रपति हैं, तो आप सभी लोगों को हरिणी याद हो जाएंगे, आराम से कर लेंगे। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को हरिणी अमरा सूर्या जो हैं वो मिल जाएंगे, आराम से कर लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो पड़ोसी देशों पे जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको आराम से याद करा दिए। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देशों की जो नदियां हैं और उनके साथ साथ जो पर्वत हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न। हिम्मत हो तो एक भी सवाल बाहर निकाल करके दिखाना। मैं फिर कह रहा हूं, जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसकी अंदर तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें, प्रमुख नदियां और पर्वत। दक्षिण एशिया की भौगोलिक संरचना में हिमालय पर्वत और विशाल नदी प्रणाली जो है वो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगी, तो आप सभी लोग इसको आराम से याद कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, पहला देश है नेपाल, जिसमें आप सभी लोगों को साथियों माउंट एवरेस्ट जैसा विशाल पर्वत देखने को मिलेगा। 8,800 साथियों 48.86, इसको आप ये कह सकते हैं 8,849 मीटर जो है वो ऊंचा है। याद रहेगा, हमारे भारत में नहीं पड़ता, ये नेपाल में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखना। इसमें अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो कर्णाली नदी जो घाघरा है उसी को कहते हैं, यहाँ की सबसे लंबी नदी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गाडविन ऑस्टिन जिसको केटू कहते हैं, ये वैसे पीओके के क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत में भी 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर जो है वो इसकी टोटल एक तरीके से ऊंचाई है। भारत इसे अपना मानता है, लेकिन अब पाकिस्तान में पड़ता है तो इसको आप पाकिस्तान का मानेंगे, क्योंकि पीओके पाकिस्तान का है, मतलब पाकिस्तान में है। सिंधु नदी अगर हम बात करें तो इसकी आप सभी लोग याद रखना, यहाँ की प्रमुख नदी है, इसको आप हटा दीजिएगा। सिंधु नदी जो है वो यहाँ की प्रमुख नदी है, लगभग 3200 किलोमीटर की आपको मिल जाएगी सिंधु नदी, 3180। अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है देश का नाम, तो यहां पर चाइना आपको मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल की सीमा पर है, तो चाइना के ही भाग को मान लेते हैं, ये आप सभी लोग याद रखना। और अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसी नदी जो 6300 किलोमीटर के करीब लंबी है, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, याद रखना, एशिया की भी लंबी नदी है। अगर हम विश्व की 4 सबसे बड़ी नदियों की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को विश्व में साथियों नील नदी मिल जाएगी, जो 6,650 किलोमीटर की है। नील नदी आप सभी लोगों को याद रहेगी, ये विश्व की 4 प्रमुख नदियों की हम बात कर रहे हैं। साथियों दूसरे नंबर पर अमेजन मिल जाएगी। अमेजन की अगर हम बात करें तो 6,400 किलोमीटर के करीब करीब लंबी है। तीसरी साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों के सामने आ जाएगी यांगशी नदी, ये आप सभी लोग याद रखना। यांगशी नदी जो है ये अपने साथियों धान के खेती उत्पादन के लिए भी जानी जाती है, 6,300 किलोमीटर की है, आप सभी को याद रहेगी, तो ये आप ध्यान रखना, इसीलिए इसको एशिया की भी सबसे लंबी नदी कहते हैं, दिमाग में रहना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन देखो, हम बात करते हैं भूटान की। यहां पर साथियों गंगखर पुनसुम जो है वो पर्वत मिल जाएगा। मानस नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है वो एक तरीके से मिल जाएगी। अगली हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका की अगर हम पर्वत की बात करते हैं तो पिदुरुतलगला जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। पिदुरुतलगला जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर हम नदी की बात करें तो महावेली गंगा, देखो गंगा भारत में बहती है, लेकिन महावेली गंगा ये श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका महान देश रहा है, भगवान राम भी गए थे, रावण का साथियों ध्यान रखना पूरा साम्राज्य था यहीं पर। म्यांमार की बात करें तो हका काबो राजी इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए म्यांमार की जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसको आप नोट कर लेंगे, म्यांमार की जीवन रेखा जो है वो इरावदी नदी को कहते हैं। जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो इरावदी नदी को कहते हैं। आप तुरंत याद रखेंगे
इरावदी नदी जो है वो म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। तो यहां से आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। बांग्लादेश की बात करें, साका हाफोंग जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। गंगा का ही नाम जब आप सभी लोग देखेंगे, जब वो बांग्लादेश में जाती हैं तो पद्मा के नाम से उनको पहचाना जाता है, उनकी पहचान पद्मा के नाम से हो जाती है। साथियों, बांग्लादेश को जब आप पढ़ेंगे तो इसको नदियों का देश भी कहते हैं। तो नदियों का देश किसको कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो नदियां हैं वो बांग्लादेश में ही पाई जाती हैं। एक प्रश्न ये भी आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा नदी जो है वो किस देश में है? तो बांग्लादेश में आपको मिल जाएंगी। अब सवाल की बात करते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो चीन में बहती है? अब आपको मैंने पूरा समझा रखा है। 6300 किलोमीटर के करीब करीब लंबी यांगसी नदी अपने धान उत्पादन के लिए या धान की खेती की वजह से साथियों फेमस है, जानी जाती है। आप आराम से इसको लगा लेंगे, यांगसी नदी। सिंधु नदी जो है वो आप सभी को याद रखना है, ये तो पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर बहती है, भारत के क्षेत्र से निकलती है। ये लगभग 3200 किलोमीटर के करीब करीब है। ब्रह्मपुत्र 28-80 किलोमीटर के करीब करीब। मेकांग नदी 4300 किलोमीटर के करीब करीब है। ये आप सभी लोग याद रखना, इसको अलग कर लीजिएगा। अगला सवाल, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम इनमें से कौन सा है? भाई साहब, सिंधु नदी। देखो जरा एक बार, एक एक प्रश्न को याद करने की कला सीख लो, एक एक प्रश्न को सॉल्व करने की कला सीख लो। यहां से थ्योरी सीख लो, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन लगाना सीख लो, और शाम को जब पेपर लगाने आना 6 बजे तो वो भी सीख लेना, कैसे पेपर लगाया जाता है वो भी सिखा देंगे। तो सिंधु नदी को आप याद रखना, 1960 में यहीं पर सिंधु जल समझौता जो है वो किया गया था, वो भी हमने आपको सिखाया था। बताइए, महावेली गंगा नदी भारत में बहती है, और महान गंगा नदी जहां पर भगवान राम ने साथियों कदम रख दिए हो वो महान थी श्रीलंका। आप सभी को बताया था, भगवान राम भी यहां पर गए थे। तुरंत लगाइए, श्रीलंका में महावेली गंगा जो है वो एक तरीके से बहती हैं। आपका उत्तर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर आ जाइए जल्दी से। कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट पड़ती है, चोटी के बारे में पूछ रहा है, नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताइए। चोमोलुंगमा के नाम से, सागरमाथा के नाम से, या धौलीगिरी के नाम से, कंचनजंगा के नाम से? अब देखो, कंचनजंगा तो अपने भारत की है, इसको तो आप कभी नहीं लगाएंगे। धौलीगिरी के नाम से जानी जाती है। जल्दी से बताते रहिए प्रश्नों को, है ना। मजा तो तभी है जब आप चीजों को सॉल्व करें और दूसरों से अच्छे नंबर दिखाएं, है ना। हमारी सारी चीजें जो हैं वो आपके पास टिक गई हैं। कहीं पर भी आप जाइए आपको एक ही चीज मिलेगी, और वो है साथियों अंकित सर का कंटेंट। हम आपसे पहले भी यही कहते थे, अभी भी यही कहेंगे। साथियों, पढ़ो हर जगह, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंटेंट को तुलनात्मक देख लेना, पता चल जाएगा कि किस लेवल का है। साथियों, अगर हम बात करें सागरमाथा, आपको याद रहेगी। अच्छा, चोमोलुंगमा जो है ये चीन में नाम दिया गया है। तो चीन में अगर आप देखें तो ये चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो साथियों जानी जाती है चोमोलुंगमा के नाम से। वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो पड़ती मोस्ट रूप से साथियों नेपाल में, हालांकि है चाइना के भी एक तरीके से बॉर्डर पर, लेकिन उसका एक तरीके से अलग रूप है। अगला सवाल देखो, यार आप बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? जमुना जो है ये तो बांग्लादेश में जाती हैं तो ब्रह्मपुत्र का नाम बन जाता है, तो ब्रह्मपुत्र जो है उनको जमुना के नाम से जानते हैं। साथियों ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम पद्मा को देखें तो गंगा का नाम जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए पद्मा हो जाता है। हुगली जो है गंगा की एक धारा है जो पश्चिम बंगाल में चली जाती है। हुगली नदी के तट पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो एक तरीके से की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ये आपको याद कराया था। पड़ोसी देश, उनकी संस्कृति, राष्ट्रीय भोजन और उनकी पोशाक को लेकर के प्रश्न आते हैं, तो ये भी आप सभी लोगों को याद रखने होंगे। अब प्रश्न देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहले एक तरफ देश का नाम याद रखना, फिर उनका राष्ट्रीय भोजन, खाने पानी की बात कर लेते हैं। भाई भूख लग रही होगी, 2 घंटे लगभग होने वाले हैं आप सभी लोगों के, है ना। हो गए? नहीं, अभी तो 45 हुआ है, तो भूख तो लग रही होगी यहां पर, है तो भूख लगेगी तो खाने पीने की भी बात कर लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। राष्ट्रीय भोजन की बात करें भूटान में तो इमा दत्सी नाम का राष्ट्रीय भोजन है। साथियों यहाँ की पोशाक घो पुरुष पहनते हैं और कीरा जो है महिलाएं पहनती हैं। घो जो है वो बड़ा सा जैसे कोट टाइप का होता है, उसको बोलते हैं। यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो साथियों आप सभी लोगों के सामने दिख जाएगा बांग्लादेश नाम का देश, जहां पर हिल्सा मछली और चावल खाया जाता है। पश्चिम बंगाल का भी ये बड़ा प्रिय भोजन है। अभी चुनाव में साथियों ध्यान रखना, एक हमारे नेताजी थे वो गए भी थे और उन्होंने मछली भात वहां पे खाया था। इसके बाद लुंगी कुर्ता पुरुष पहनते हैं। साथियों महिलाएं साड़ी पहनती हैं। ये बांग्लादेश का
पोशाक है, आप याद रखना। अगर हम देश की बात करें, नेपाल, यहां पर लोग दाल भात खाना ज्यादा पसंद करते हैं, अधिकांश आबादी हिंदू की है। राष्ट्रीय पोशाक की बात करें, दौरा सुरुवाल जो पुरुष पहनते हैं और गुन्नू चोलो महिला जो है वो पहनती हैं। साथियों, श्रीलंका की बात करें तो यहां पर चावल और करी बड़ा तीखा होता है, बड़ा कड़वा खाना खाते हैं। सोरोंग जो है वो पुरुष पहनते हैं और साड़ी जो है वो महिलाओं का पोशाक है, ये हम सभी को याद रखना होगा। देश की बात करें, पाकिस्तान, यहां का राष्ट्रीय भोजन निहारी है। साथियों, अगर हम बात करें पोशाक की तो यहां पर सलवार कमीज जो है वो ज्यादातर लोग पहनते हैं। अच्छा, इस बात को तो आपने देखा होगा, अभी बजरंगी भाईजान करके एक मूवी आई थी, देखो बुर्का तो पहनते हैं लेकिन सलवार और जो कमीज है वो यहाँ का एक तरीके से पहनावा है। वैसे ये पुरुष भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा बोल देते हो ना आप सभी लोग, याद रखना वैसा ही इनका पहनावा है। अगर हम बात करें म्यांमार की तो यहाँ पर मुख्य जो भोजन है राष्ट्रीय वो मोहिंगा कहते हैं। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश सूप जो है वो यहाँ का एक तरीके से याद रखना, सूप भी जो फिश सूप है वो इनका साथियों ध्यान रखना भोजन में आता है। लुंगी जो है जिसको लुंगी कहते हैं वो साथियों इन लोगों के पहनावे में आ जाती है, तो लुंगी को आप याद रखना। यहां से ये फिश सूप को हटा देना क्योंकि फिश सूप जो है वो यहाँ के साथियों भोजन में आ जाता है। गलती से उधर पीपीटी में शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, सवाल करा दे? सवाल कराएंगे तो आप सभी लोगों को आराम से चीजें याद होती चली जाएंगी। अगर हम बात करें साथियों, पहला सवाल है इमा साथियों दत्सी का। बताइए इमा दत्सी किस प्रसिद्ध देश का राष्ट्रीय व्यंजन है? जल्दी से देखो फटाफट, इमा दत्सी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन है? सबसे पहले याद कराया था इसी को, अभी के अभी तुरंत ही। वाह जी वाह, एक बार दिल भेज करके बता दीजिए कि भाई देखो, एक बात फिर कह रहा हूं, न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते, जो मन ही हो मरुस्थल तो कहीं सावन नहीं खिलते, कि जिसके दिल में गुरु की कहीं वैल्यू नहीं कोई, उसे मंदिर में भी पत्थर दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से। बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि सर पेपर कैसे निकलेगा। अरे पेपर निकलेगा इस थ्योरी से, इस कंटेंट से, इस कंटेंट के साथ जुड़ करके, चीजों के साथ। साथियों, भूटान चले जाइए, वहां पर आप सभी लोगों को मिल जाएगा इमा दत्सी। भूटान जाओगे तो वहां पर आप सभी लोगों को पढ़ाया भी था धो नाम का साथियों एक तरीके से क्या मिल जाएगा? पहनावा मिल जाएगा। ये आप सभी लोगों को घो मिल जाएगा, पहनावा दिख रहा है, तो भूटान आप सभी लोगों को याद रहेगा। अगला देखो सवाल, बढ़िया से याद कर लो, जल्दी से देखो। बताइए घो और कीरा, या आहा अभी तुरंत बताया, घो और कीरा, घो पुरुष पहनते हैं, कीरा महिलाएं पहनती हैं। तुरंत कहोगे गुरुजी ये तो भूटान का राष्ट्रीय पहनावा है, हम सभी को याद रहेगा, कोई दिक्कत, आराम से याद करते चलिएगा। जल्दी से बताइए इनमें से फटाफट, मोहिंगा जो है ये इनमें से किस देश का राष्ट्रीय व्यंजन है? मोहिंगा। अब देखो, मोहिंगा एक मां से शुरू हो रहा शब्द है, तो तुरंत याद कर लो म्यांमार से। आप सभी लोगों को मोहिंगा जो है कैसे याद करें गुरुजी? याद नहीं होता। मोहिंगा मोहिनी मोहिसर से याद कर लो, और ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। अब देखो कैसे याद होगा? सर मोहित सर कैसे याद होंगे? मोहित सर हिंदी पढ़ाते हैं और हिंदी में बहुत सारे गाने सुनाए जाते हैं, तो मोहित सर भी आपको गाना सुना सुना कर याद करा देंगे। मोहिंगा, मोहित सर गाते हैं, आराम से याद हो जाएगा। देखो याद हो गया ना सर, मुझे लग रहा है अब ये भी नहीं भूलेंगे कभी के कभी, है ना? तो तुरंत याद कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। मोहिंगा जो है वो इनमें से किस देश का हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप तुरंत याद करेंगे म्यांमार। वैसे आपको मां से शुरू हो रहा है ये भी याद रहेगा कि सर म्यांमार से याद कर लें, है ना? देखो एक तरीका आपको भी ढूंढना पड़ेगा कि याद कैसे करना है, और एक तरीका ऐसा होगा जो हम बताएंगे कि आपको याद कैसे करना है, ठीक है? और वो तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपके नंबर जो हैं वो एक तरीके से बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार यानी निर्यात और आयात को लेकर के। जी हाँ, और हो अभी अभी पता चला एक क्रांतिकारी कदम, ध्यान से सुनो, तुम सबको मैं दिखाता हूं बढ़िया चीज, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे मन में कि यार ये कर ही क्या पाएंगे, हैं? चलो आ जाते हैं एक बार अपने YouTube चैनल जहां पर आप देख रहे हो, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, विद्याग्राम, है ना? विद्याग्राम स्टेट एग्जाम, आप सभी लोग जल्दी से सर्च कर लीजिए, विद्याग्राम स्टेट एग्जाम है ये हमारा YouTube चैनल, जिसपे आप सभी लोगों की क्लासेज जो हैं वो एक तरीके से चलने वाली हैं, ठीक है? जिसपे आपकी क्लासेज जो हैं वो क्या हैं भाई? चलने वाली हैं। तो अभी हम आपको साथों बताने वाले हैं कि आखिर आज विशेष क्या है ना? यहाँ पर आप सभी लोगों को विद्याग्राम स्टेट यूट्यूब चैनल पर चलना है ना? फर्स्ट हमारा ही खुलेगा वैसे, है ना? ये हमारी टीम है शानदार सी,
जिसमें आप सभी लोगों को टाइम टेबल भी दिया है। 8 बजे से 10 बजे मेरी है। अभी 10 बजे हिंदी वाले सर आ चुके हैं, मोहित सर हमारे पढ़ाएंगे गजब की हिंदी। और पहला टॉपिक सर आज मुझे लग रहा है भाषा और वर्णमाला है, वाह जी वाह। पुलकित सर की रीजनिंग 12 बजे बहुत शानदार सी पढ़ाएंगे। फिर 4 बजे आदित्य सर की, और शाम को साथियों ध्यान रखना 6 बजे मेरी है जीके जीएस की, 7 बजे अनुराग सर की मैथ की क्लास है, 8 बजे रीजनिंग की है, किसकी भाई, पुलकित सर की, और 9 बजे हिंदी की। लेकिन सर 10 बजे क्या होगा, 10 बजे होगा तांडव। ये देखो आ गया भाई साहब बब्बर शेर दहाड़ने के लिए तुम्हारे लिए। इतिहास के टॉप 500 क्वेश्चन जगराता सीरीज में आज रात आप सभी लोगों के लिए 10 बजे से, समय मत देखना कितने बजे तक चलेगी, ये देखना 500 सवाल कितनी देर में हो जाते हैं। स्पीड से कराएंगे, कोशिश ये करेंगे कि जल्दी जल्दी कराएं, ज्यादा कंटेंट, क्योंकि थ्योरी में हम पढ़ाएंगे आपको ये पूरा इतिहास का पोर्शन, लेकिन ये चाहेंगे कि इससे जो सवाल आने हैं, जो भी आपके आने हैं, उनको हम क्लियर करा लें। तो सभी लोग इसको आराम से कर लेना भाई। अभी देखो हिंदी में मोहित सर की क्लास आने वाली है, भाषा और वर्णमाला की, तो सर की क्लास में अभी जुड़ना है। थोड़ा सा मैं सवालों को अपने करा लेता हूं तेजी से, जो बचा हुआ कंटेंट है उसको क्लियर करते हुए बढ़ेंगे। भारत और पड़ोसी देशों के साथ में आयात और निर्यात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। भारत इससे दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मानता है। ध्यान से सुनना, किस प्रकार का है साथियों, ध्यान रखना किस प्रकार का है, ध्यान रखना। भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दक्षिण एशिया में है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत यहां से कपास, बिजली, ये आप नोट करके डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट। भारत विद्युत कहां से, तो यहां से खरीद लेता है। वाहन निर्यात करता है, बेचता है। भारत यहां कपास, बिजली और वाहन निर्यात करता है, यानी अपनी गाड़ियां इत्यादि जो है वो भेजता है। अगर हम बात करें नेपाल और भूटान की, तो ये देश अपनी बिजली विद्युत जो है भारत को बेचते हैं, जबकि भारत इन्हें पेट्रोलियम साथ में मशीनरी की आपूर्ति जो है वो करता रहता है। क्योंकि नेपाल भूटान की अगर हम बात करें तो इसकी तो अर्थव्यवस्था ही लगभग भारत पर डिपेंड है, तो ये आप सभी लोग याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें साथियों चाइना की, तो चाइना को ध्यान रखना, भारत और चीन के साथ व्यापारिक घाटा आप सभी को देखने को मिलेगा, बहुत अधिक है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर 100 रुपए की चाइना चीज बेचता है तो हम एवरेज में उसके 10 ही उसको बेच पाते हैं। तो दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा है। ये मुख्य रूप से कच्चा माल निर्यात करता है, यानी भारत मुख्य रूप से इसको जो क्रूड मटेरियल्स हैं वो बेचता है, और तैयार इलेक्ट्रॉनिक और फार्मा सामग्री जो है वो खरीदता है, जिसकी वजह से भारत का व्यापार घाटा ज्यादा है। आप देखते हो चाइना की टार्च, चाइना का मोबाइल फोन, चाइना का सेल फोन, चाइना की घड़ी, चाइना का ये, चाइना का वो, और बहुत सस्ते दामों में लो, है ना, ऐसे आपने सुना भी होगा। तो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा जो है वो पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा। अगर श्रीलंका की बात करें तो यहां से मुख्य रूप से मसाले और कपड़े जो है उनको भारत खरीदता है, यानी इससे आयात करता है। अब ये सब आपको लग रहा होगा भाई याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अगर हमारी क्लास में आए हो तो सब कुछ लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो, लेकिन इतना जरूर है कि आप सब कुछ सीख जाओगे। भारत दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, तो बांग्लादेश, सभी आपको पढ़ाया, इसको आप सभी लोग आराम से करते चलिएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर चाइना से साथियों व्यापारिक घाटा सबसे ज्यादा है। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको बांग्लादेश ही पढ़ाया था, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कंटेंट अगर आपको समझ है उसकी, अगर आप कंटेंट की वैल्यू जानते हैं, तो आप इस क्लास को निश्चित तौर पर रोज साथियों पढ़ेंगे और सीखेंगे, क्योंकि आप इस चीज को पहले ही समझ लीजिए, काम बहुत शानदार है। कह रहा है भारत निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से सबसे अधिक जल विद्युत जो है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खरीदता है। बिजली कहां से भारत खरीदता है, अब ये आप बताइए जल्दी से फटाफट। कह रहा है चाइना से खरीदता है। चाइना से तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी के सामान जो है वही मुख्य रूप से हम एक तरीके से खरीदते हैं। पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा जल विद्युत जो है वो भारत जो खरीदता है, जल विद्युत की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जल विद्युत की हम बात कर रहे हैं, जल विद्युत, तो ये भारत सबसे ज्यादा खरीदता है भूटान से। भूटान और नेपाल दोनों देशों से लेता है, लेकिन भूटान से सबसे ज्यादा लेता है, ये हमें याद करना होगा। अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो व्यापार घाटे का अर्थ है जब आयात जो हमारी खरीद है बेचने की तुलना में अधिक हो। भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा जो है वो चाइना के साथ है, ये आप सभी को हमने पढ़ा रखा है। सवाल भी ऐसे ही पेपर में बनेंगे और इनके ही आपको आंसर्स ढूंढने होंगे, ठीक है। चौथा सवाल देखिए, भारत अपनी मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति, क्रूड मटेरियल्स में साथियों डीजल आप सभी लोगों को पता है भेजा जाता है। इसके लिए साथियों हमने एक बाउंड्री बनाई थी, वैसे मैत्री आप सभी को पता है
भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों ध्यान रखना किए गए एक तरीके से बॉन्ड को दर्शाता है। ध्यान रखना, तो आप तुरंत कहेंगे मैत्री पाइपलाइन जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत की एक तरीके से पाइपलाइन सेवा है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साथियों मिसलेनियस क्वेश्चन हैं जो आप सभी के बड़े काम के हैं। बताइए जल्दी से, कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर करता है? अभी तक जितने टॉपिक थे आपके भारत और पड़ोसी देशों को लेकर के 10 से ज्यादा टॉपिक थे, 10 टॉपिक शायद थे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो हमने आपको वो 10 के 10 टॉपिक पूरे कंप्लीट पढ़ा दिए। ध्यान रखना, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, अब आपको कम से कम इस चीज के बारे में पता चला। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, जो आप सभी लोग अभी तक आए और क्वेश्चन लगाए चले गए, वो कंडीशन से बाहर निकलो। सबसे पहले भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में सब टॉपिक हैं। सब टॉपिक मतलब इसके अंतर्गत आने वाले टॉपिक, और सब टॉपिक हैं कितने? 10। इन सभी 10 टॉपिक को आपको हमने पहले थ्योरी में पढ़ाया और फिर उसके एमसीक्यूज कराए। और एमसीक्यूज इसलिए कराए हर टॉपिक के, क्योंकि आप सभी लोग प्रश्नों को करोगे तभी क्लियर कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा है वो क्या पेपर में कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। बाकी मिसलेनियस टॉपिक आपको हम कराएंगे शाम को। अभी हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर वाला पेपर है, वो भी आप करेंगे। इनमें से कौन सा साथी हो तो जल्दी से बताइए। मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन का उत्तर होमवर्क में दे, क्योंकि हमारी अगली क्लास जो है वो तैयार है। मुझे लग रहा है कि हमारे मोहित सर ने बिल्कुल एकदम माहौल सजा रखा है। तो फटाफट से अब आपकी हिंदी की जो क्लास है वो होनी है। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन होमवर्क में दीजिएगा। आखिरी समय में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं और फिर क्लास से मैं विदा लूंगा, है ना। प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा रुकिएगा। अभी आपके मन में जो संदेह हैं उनको दूर करना भी बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, कह रहा है 17 दिन 17 मैराथन। इसमें आप सभी लोगों को 8 से 10 के बीच में मैं रोज सुबह साथियों एक दिन में 1-2 ऐसे करते हुए जितने भी आपके जीके जीएस के टॉपिक है विद थ्योरी, जैसे आज पढ़ाइए वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी। तो आप सभी लोगों को ये लेनी है। साथ में आपकी 10 बजे से हिंदी मोहित सर थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन ये लेकर आएंगे। पुलकित सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही शानदार तरीके से 12 से 2 के बीच में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराएंगे। साथ में आदित्य सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और मैथ की क्लास 4 से 6 के बीच में चलेगी। ये क्लास आप सभी लोगों को मिलेंगी सुबह की 17 दिन 17 मैराथन में, सभी टॉपिक वाइज चीजों की। शाम को हमारी सिपाही सीरीज है जिसमें आप सभी लोगों को सबसे पहले 6 से 7 के बीच में मैं आपको जीके जीएस का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, कैसे पेपर आते हैं। अगर आपने लगाना शुरू किया तो एक दिन में 2, और अगर और तेज करी तो एक दिन में 3 तक पेपर हम लगवा सकते हैं, करवाएंगे भी, आप चिंता मत करिए। मैथ की अगर बात करें तो अनुराग सर शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में, और रीजनिंग की बात करें तो पुलकित सर आप सभी लोगों को 8 बजे से 9 बजे के बीच में पढ़ाएंगे। हिंदी की बात करें तो मोहित सर आप सभी को रात में 9 से 10 के बीच में पढ़ाएंगे। ये हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल है। साथ में आप सभी लोगों को आज रात में, अभी तो ये हमारी मोहित सर की क्लास जो है वो आप सभी लोगों के सामने आ चुकी है। आज रात में साथियों ध्यान रखना, आप सभी लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं बहुत ही शानदार सी हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री की मैराथन होगी। इसमें प्राचीन मध्य आधुनिक भारत के, तो इस इवेंट को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और इसमें आना जरूर एक तरीके से अनिवार्य है, भूलना नहीं है। चैनल को हमारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ यहां पर ये बेल आइकन है, इसको भी आपको जरूर दबा लेना है जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। अब जरा देखो, अभी आपकी हिंदी की क्लास जो है वो मोहित सर की यहां पर खुल चुकी है, तो सभी लोग इस क्लास में आ जाना। ध्यान से सुनो एक बात, देखो एक बात आपको सिंपल सी सीधी सी बता दें। अगर जैसे आपने कहा बहुत सारी तस्वीरें आप देख रहे होगे, इमोशनल, वो सब तस्वीरें उस समय की हैं जब हम भी थे, बगल में हम भी खड़े हैं। वो तस्वीरें बहुत सारी पुरानी तस्वीरें हैं। ये आप सभी लोग ध्यान रखना। पहले तो आप बहुत भोले मत बनने की कोशिश करिए, क्योंकि वो भोलापन आपके लिए ही नुकसानदायक है। चलिए मैं आपसे कहता हूं, ये हमारी कलम है, हम इसको रख देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जिस मतलब परिवेश के साथ हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो परिवेश हैं आप सभी लोग। यदि आपके साथ ही समझौता होने लगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उस परिवेश में आकर के पढ़िए, सीखिए और चीजों को बहुत बड़ा करिए। कोशिश यही करिए कि एक अच्छा नागरिक बनिए, एक अच्छा व्यक्ति बनिए, और 2, 4, 5 लोग आपके साथ में जो अभी हैं, जिनको ये लग रहा हो कि नहीं यार शायद ये गलती सर ने करी, ये सच में कह रहा हूं विद्यार्थियों, आपके मन में तो डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा आज की क्लास लेने के बाद ही। हम वो व्यक्ति हैं जो मेहनत के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भी नहीं पता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इसी काम के लिए बिठाया गया है। एक एक व्यक्ति को 5-5 मेल आईडी से मैसेज करने के लिए भाई पैसे दिए गए
कि तुम जा करके मैसेज करना, क्या हमें पता नहीं होता है? हम भी बहुत जानकार हैं इतने तो, है ना। जहां पर आप काम करते हैं बहुत सारी चीजें आपको भी वहां की और वहां की सब चीजों के बारे में पता होता है। हम बस हाथ जोड़कर एक विनती करते हैं कि हम अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, और विद्यार्थियों आप इस बात को अपने लिए ले लो कि अगले जो एग्जाम की डेट के टाइम बीच में बचे हैं उनमें आप प्लीज अपने लिए सोच लो, हमारे लिए नहीं। हम तो अपना काम करके जाएंगे, हम मर भी गए, ये ध्यान रखना आप सभी लोग, तो भी आप हमें याद जरूर करोगे कि वही टीचर था जिसने 12-12 घंटे मैराथन ली थी। फिर अचानक से सब बताएंगे, लेकिन अभी किसी कंट्रोवर्सी से दूर होकर के आपको सिर्फ पढ़ा रहे हैं। मोहित सर की क्लास चालू हो गई, जल्दी से फटाफट पहुंच जाओ। 17 दिन 17 मैराथन, वाजी मोहित सर ने गदर मचाना शुरू कर दिया है। हम लेते हैं विदा, और सभी लोग मोहित सर की क्लास में एक बार जाकर के बोलना अंकितेश्वर महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट है, उसी पर आपको जाना है। ठीक है, थैंक यू।